From the streets of Agra to Team India, he is the man behind T20 hat-trick, the heroics of Asia Cup and the magical 6 for 7 against Bangladesh. But behind the stats are setbacks, back injuries, tough selections and a fighter's heart. Deepak Chahar, hat-trick या 100 क्या ज़्यादा एंजॉय करेगा? मैं 100 हाँ? हैट्रिक ले ली ना एक T20 cricket. क्या कैसे मिले थे? कहाँ आईपीएल में प्रपोज कर दिया? दीपक चाहर ने जया भारद्वाज के साथ जिंदगी बिताने का फैसला किया। जब पता होता है आदमी को कि किस टाइप की लड़की चाहिए और वैसा ही है तो मुझे लगता है कि आपको शादी कर लेनी चाहिए। तो जो मेरा प्रपोजल करने का आप मुझे बोल रहे हो वो बिकॉज मेरा एक स्टेप था कि अपने आउट ऑफ द बॉक्स जाके कुछ ऐसा करना, अपने कंफर्ट जोन के बाहर करना, ताकि वो मेरा इनिशिएटिव था कि अगर मेरी उस रिश्ते की शुरुआत ही ऐसे होगी तो मेरे को लाइफ में आगे इजी रहेगा। जब इंजरी होती है तो अफेक्ट क्या होता है मेंटली, इमोशनली? वो नहीं हो गया यार, मैं डर है मेरे को कि मैं नहीं, उस टाइम ज़्यादा डर था कि क्या मैं खेल पाऊंगा नहीं खेल पाऊंगा, सेल्फ डाउट थे मेरे को, क्या मैं उतना अच्छा हूँ, मैं गुड एनफ टू प्ले फॉर इंडिया। वो सेल्फ डाउट उस टाइम थे जब मैं खेला नहीं था। अब तो मैं खेल लिया हूँ, मैंने इतना अच्छा भी किया तो मुझे वो डाउट है ही नहीं। लोग तुझसे बहुत प्यार करते हैं, वही लोग फिर जब तू इंजर्ड होता है डिसअपॉइंट होते हैं और वो डिसअपॉइंट होकर फ्रस्ट्रेट होकर कई बार ऐसी बातें बोलते हैं उनको नहीं बोलनी चाहिए। उन चीजों का तुझ पे कोई इफेक्ट होता है? बार बार फिट हो जाता है फिर शायद वो लोग कभी एक दिन बॉलिंग करके देखे भाग के स्पाइक्स पहन के तो उनको अगले दिन थोड़ा चलने में भी दिक्कत होगी तो समझ में आ जाएगा। जो जिसने खेला होता है वो कभी कमेंट नहीं करता। करेक्ट। ऐसा अगर किसने नहीं कभी खेला है क्रिकेट प्रोफेशनली तो वही लोग ऐसे कमेंट कर सकते हैं। अगर मैं फिट हूँ और कंसिस्टेंटली अच्छा कर रहा हूँ तो कहना कभी ना कभी अपॉर्चुनिटी बनेगी टीम में तो मेरा नंबर आ जाएगा। तो मैं इसलिए उसके बारे में नहीं सोचता और सोचता हूँ कि बस मेरा फिट रहना है और मुझे अपना जो टॉप लेवल है बॉलिंग का उसके आसपास रहना है। चल फेवरेट आईपीएल मोमेंट बता। फेवरेट आईपीएल मोमेंट मैं कहूँगा तो क्या हुआ जो गिरे, तो क्या हुआ जो थमे, चल उठ जा रे तगड़े जरा झाड़ के ये कपड़े, दर्द रोके ना हमें अब सब कमाल है जिंदगी मेरा तुझसे एक सवाल है, क्या हाल चाल है, क्या हाल चाल है। क्या हाल चाल है, क्या हाल चाल है। Namaste and welcome to Hal Chal or Sawal, a show where we uncover grit behind greatness. I am Ashish Kaushik and today's guest is a bowler who with his swing has swung the course of many matches for India. From the streets of Agra to Team India, he is the man behind T20 hat-trick, the heroics of Asia Cup and the magical 6 for 7 against Bangladesh. But behind the stats are setbacks, back injuries, tough selections and a fighter's heart. Please welcome India's swing king, Deepak Chahar. So Deepak, हंस भैया क्या हाल चाल है? बढ़िया एकदम। कहाँ गया हुआ था? मैं लंदन था, लंदन से गया यूके। ओह, बता मुझे लंदन का है। क्या करने गया था? ट्रेनिंग 2 साल से मैं उधर ट्रेनिंग करना चाहता हूँ। अच्छा, वेरी गुड। कितने टाइम में गया था? अभी तो पहले जब गया था तो ज़्यादा टाइम था, 12 हफ्ते। फिर अभी तो क्या प्रोग्राम चेंज होता है, ट्रेनिंग प्रोग्राम तो सिर्फ 2.5-3 हफ्ते, मतलब 3 हफ्ते में हो जाता है चेंज होगा। सबसे पहले मैंने तेरे को देखा था जब तू अंडर 19 के लिए एनसी आया था, तो तुम लोग इंडिया टीम भी आई हुई थी उस टाइम पे, राइट? और तू बॉलिंग कर रहा था, मेरे ख्याल से इंडियन टीम को भी तू बॉलिंग कर रहा था। हाँ, इंडियन टीम नहीं, मतलब प्लेयर्स आते थे तो प्लेयर्स आए हुए थे। अच्छा। इंडिया एक ही टीम थी, लेकिन लक्ष्मण आया हुआ था। हाँ, वो 2-3 प्लेयर मतलब एनसी में। तो लक्ष्मण अंदर आया और मैं मेरे ख्याल से उस टाइम एडमिन हेड जो थे उनके साथ बैठा हुआ था। तो लक्ष्मण अंदर आया, उसने कहा कि, और उस टाइम इंडियन सीनियर फास्ट बॉलर्स भी आए हुए थे, तो लक्ष्मण ने अंदर आके बोला कि मुझे इंडियन बॉलर से ज़्यादा इस लड़के की बॉलिंग खेलने में स्ट्रगल हो रहा है। मैंने कहा कौन सा लड़का है बाहर? तो वो तेरी बॉलिंग के बारे में बात कर रहा था। आउट किया था मैंने कई बार उनको उस नेट सेशन में। याद है तेरे को? इन स्विंग फेंकते चौका मारा उन्होंने, बट आउट स्विंग पे मैंने 2-3 बार उनके एज लगे थे।
अच्छा, और उस टाइम मेरी स्विंग ज़्यादा होती थी और तो हाँ उस टाइम याद है मेरे को क्या एज थी उस टाइम? 18 17.5 18 मैं नहीं शायद और 17 का होगा क्योंकि उसके एक साल बाद मैं रणजी खेला था तब मैं 17.5 का था। तो उस हाँ। टाइम मैं शायद 16.5 या 17 के आसपास ही होऊंगा। अच्छा, और तो ये पता था शुरू से कि स्विंग मेरी स्ट्रेंथ है? हाँ 100% क्योंकि जब स्टार्ट किया क्रिकेट तो मेरे फादर ही मेरे कोच है। तो जब वो भी नॉन क्रिकेटर है उन्होंने क्रिकेट ज़्यादा प्रोफेशनली खेली नहीं कभी भी? कभी नहीं मतलब वैसे खेलते जैसे सबकी हाँ, तरह बस जैसे प्रोफेशनल नहीं कभी क्रिकेट नहीं खेली। अच्छा, तो व्हेन वी स्टार्टेड तो उन्होंने ही पहले मैं एक अकेडमी में गया तो वहाँ देखा कि पापा ने 1 महीना गया तो वहाँ बैटिंग बॉलिंग आप जाते हो तो बहुत कम आती है नए जब एज अ न्यू कमर जाते हो। तो उन्होंने देखा कि अगर इतने ही बैटिंग करेगा बॉलिंग करेगा तो फिर अगर इंडिया खेलना है तो बड़ा मुश्किल होगा इतनी कम प्रैक्टिस। तो देन ही डिसाइडेड कि मैं ही कोचिंग करूँगा क्योंकि मेरे फादर की पोस्टिंग सूरतगढ़ में थी जो कि राजस्थान में है गंगानगर जगह है उसके पास में आता। तो फिर वहाँ पे कोई और अकेडमी थी नहीं तो फिर फादर ने खुद ही स्टार्ट किया कोचिंग करना वी स्टार्ट टुगेदर। तो उनको पहले से था कि बॉलर बनना है जो बैटिंग कर सकता है क्योंकि ऐसे प्लेयर की हमेशा टीम में रिक्वायरमेंट रहती है और वो बड़ा मैच विनर होता है कि आप बैटिंग से ही मैच जिता पाओ टीम को और बैटिंग बॉलिंग से ही मैच जिता पाओ टीम को तो वो प्लेयर बनना मतलब एक जैसे अल्टीमेट। कि जैसे एग्जांपल दे। पहले कपिल देव सर थे। हाँ, अभी अभी ऑलराउंडर में अभी बहुत सारे स्पिनर में है हार्दिक है हाँ, क्योंकि वो बैटिंग से ही मैच जिता सकता है बॉलिंग से हाँ, भी। स्पिनर में जडू भी है वो अभी बैटिंग से इतना अच्छा कर रहे हैं बॉलिंग से उन्होंने कितने मैच जिताए। तो मतलब आप एक बॉलर अगर कोई भी प्लेयर बैटिंग से और बॉलिंग से दोनों से मैच जिता सकता है तो टीम में कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा हो जाता है और वैसे हाँ, प्लेयर की हमेशा रिक्वायरमेंट रहती है हाँ, कि अगर आप एक स्किल दोनों स्किल से मैच जिता पाओ तो वैसा ही क्रिकेटर बनना था। तो फिर इसलिए फादर ने खुद ही इनिशिएटिव लिया तो हमने खुद ही एकेडमी बनाई वहाँ पर अकेडमी में पिचेस बनाए और स्टार्ट किया। तो बेसिक था कि स्विंग मेरे फादर को आइडिया था कि अच्छा, स्विंग इन स्विंग आउट स्विंग होती है अच्छा, तो कि हमको अब दोनों करानी है। अच्छा, तो स्टार्टेड हमारा स्टार्ट ही ऐसे हुआ तो पिच थी नहीं हमारे पास। तो मैंने किसी पॉडकास्ट में बोला कि भाई मैं 500 बॉलें फेंकता था डेली की। अब लोगों को लगता है 500 भाग के फेंकता था 500 में सीम प्रैक्टिस करता था लाइक क्योंकि हमारे पिच नहीं थी हमारे पास एयरफोर्स में रहते थे पिच स्टार्टिंग पिच नहीं थी तो सिर्फ सीम प्रैक्टिस। तो बेसिकली बेसिक सीम सबसे इंपॉर्टेंट है स्विंग बॉलिंग के लिए अच्छा, कि अगर आपको बॉल सीम पे नहीं जाएगी फेंकोगे तो स्विंग नहीं होगी क्रॉस वॉबल करेगी तो नहीं स्विंग होती है तो राइट, सीम प्रैक्टिस सीम से आना सबसे इंपॉर्टेंट है। हाँ, तो मैं 250 से आउट स्विंग 250 इन स्विंग फेंकता था टू गेट द सीम राइट क्योंकि हमारे पास पिच नहीं थी बॉलिंग करने के लिए। तो वही था कि शाम को हम डेली यही फेंकते थे। वो स्टार्ट कितने कदम से? खड़े खड़े बस सामने एक अच्छा। स्टेप से सामने पापा तो ग्लव्स जस्ट टू गेट द हाँ पापा सीम ग्लव्स राइट। डायरेक्ट ऐसे पिच करके नहीं। अच्छा। वो टेनिस बॉल से फेंकता था क्योंकि समय पे पिच थी नहीं तो रोड पे बॉलिंग करते थे रोड पे अच्छा। वो टेनिस बॉल से जब हाँ। मैं 12 साल का था स्टार्ट किया था। हाँ, तो उस एज में तो पता भी नहीं चलता है आप रोड पे फेंक रहे हो कहीं फेंक रहे हो कहीं भी फेंक लो। हाँ, तो टेनिस बॉल से बॉलिंग करते थे 5-6 ओवर बाकी सिम प्रैक्टिस क्योंकि पिच थी नहीं। तो स्टार्ट ऐसे ही किया था। तो स्विंग का मतलब पहला स्टेप ही स्विंग था कि दोनों तरफ स्विंग करनी चाहिए सीम साइज सही होनी चाहिए। तो ये बेसिक स्टार्टिंग से ही हमारा क्लियर था पापा का और मेरा। फिर बाद में तो ऐसे आज की बात देखो तो शायद मेरे फादर को फास्ट बॉलिंग की बहुत ज़्यादा नॉलेज है जितनी मुझे लगता है कि बहुत काफ़ी सारे बड़े बड़े कोचेस को भी नहीं होगी बिकॉज अच्छा, हाँ क्योंकि उन्होंने दिए 20 साल सोचते हैं और हमने मैंने और मेरे फादर ने एक एक चीज़ ट्राई करी है कि पैर इधर होना चाहिए आउट स्विंग में इधर होना चाहिए। तो ऐसे नहीं कि मैंने देखा हर कुछ खुद ही सीखा है। तो ऐसा नहीं किसी ने बता दिया कि आउट स्विंग हो सकती है शायद बताया तो मुझे इतना स्ट्रगल नहीं करना पड़ता बट नई नॉलेज थी तो हर चीज़ ट्राई करेगी हाथ कहाँ से आएगा तो सही आउट स्विंग होगी इन स्विंग में हाथ कहाँ से आएगा तो सही इन स्विंग होगी ये हाथ किधर होना चाहिए लेफ्ट फुट किधर होना चाहिए राइट फुट। तो पीछे के पैर से लेके आगे के पैर तक सब कुछ अलग होता है इन स्विंग आउट स्विंग में। तो मैंने सब चेंज किया है मैंने अभी तक एटलीस्ट 6 या 7 बार अपना एक्शन चेंज किया हो कंप्लीट जो कि बहुत बड़ी बात होती है। एक थोड़ा भी आप चेंज कर दो तो बॉलर्स की बॉलिंग ऊपर नीचे हो जाती है। मैंने तो एटलीस्ट 6 से 5-6 बार चेंज किया हुआ एक्शन बचपन से लेकर आज तक। पहले तो मैंने स्टार्ट किया था तो मैं फेंकता था क्रिकेट प्रोफेशनल खेलने पहले शोविक की तरह एक्शन था। अच्छा। सबको होता है ना तेज फेंकनी है। फिर चेंज किया कि नहीं ये नहीं चल रहा है। जब प्रोफेशनल खेलना स्टार्ट किया तो अजीत अगरकर की तरह एक्शन था। मेरे को बड़ा उनका बस एक्शन पसंद था अच्छा। जब वो खेलते थे और बिल्कुल सिंपल एक्शन था। हाँ, हाँ, फिर जब स्विंग की बात आई तो फिर स्टार्टेड तो पहले पता नहीं था कि भाई साइड ऑन मतलब साइड ऑन होता है आउट स्विंग के लिए बट मैं फेंकता इरफान पठान की तरह था
अच्छा तो उनका एक्शन बिल्कुल साइड ऑन था, ये हाथ पीछे जाता था ऐसे करके से, तो मैं आउट स्विंग फेंकता था उनकी तरह हाँ और इन स्विंग फेंकता था फ्लिंट ऑफ की तरह, तो बेसिकली ओपन चेस्ट। हाँ बट ये कॉन्सेप्ट नहीं पता था कि साइड ऑन ओपन चेस्ट, बट कॉपी कर मैं कस्सी का भी कर सकता था एक्शन। अच्छा तो जब मैंने स्टार्ट किया तो मैं इन स्विंग फेंकता था फ्लिंट ऑफ की तरह, बेसिकली ऐसे ओपन चेस्ट, और आउट स्विंग साइड ऑन इरफान पठान की तरह। हाँ तो ये मेरा रेड बॉल से स्टार्ट हुआ ऐसा। अच्छा तो मैं जब अंडर 15 तक खेला तो ऐसे फेंकता था, अच्छा अलग अलग एक्शन दोनों बोले। तो अच्छा। अंडर 14-15 में तो पता चलता नहीं बच्चों को कि भाई कौन सा एक्शन क्या है, हाँ। पर जैसे आप थोड़ा बढ़ जाते हो तो पता लग जाता ना कि इन स्विंग फेंकने वाला एक्शन चेंज कर लिया, आउट स्विंग फेंकने वाला एक्शन चेंज कर लिया। तो फिर जब मैं 15 में पहले साल खेला, उसके बाद फिर पता चला कि नहीं भाई ऐसे ही नहीं चलेगा, एक ही एक्शन से फेंकनी पड़ेगी। तो फिर अपना खुद का एक्शन डेवलप हुआ फिर, अच्छा। जो अभी पहले मतलब अभी हाथ ऐसे है तो पहले ऐसे था, बट वो फिर खुद का एक्शन बाद में डेवलप हुआ जब इन स्विंग आउट स्विंग एक ही एक्शन से फेंकना स्टार्ट किया। सबसे ज़्यादा स्ट्रगल उसमें था कि जब एक ही एक्शन से स्टार्ट किया तो क्या एक महीना आउट स्विंग हो रही, इन स्विंग ही नहीं हो रही, हाँ फिर एक डेढ़ महीना फिर इन स्विंग हो रही, आउट स्विंग बंद हो गई, हाँ कभी दोनों ही नहीं हो रही, सीधी सी जा रही है, मैं फेंक रहा हूँ कोई सी जाए कोई सी रही है। तो वो 1-1.5 साल बड़ा स्ट्रगल रहा। फिर ये जाके कौन से एज ग्रुप की बात है? ये 15 के बात है। तो अच्छा। मेरे आफ्टर 15 टू जब मैं 19 खेला, मतलब 2 साल का स्ट्रगल था अंडर 15 में से, और अंडर 17 एज ग्रुप था होता था उस टाइम पे, तो वो मैं नहीं खेला था, तो मैं उस फेज में चल रहा था एक्शन चेंज के में। जब एक्शन चेंज कर रहे हो तो फिर आपकी बॉलिंग भी अच्छी नहीं होती, तो ऑब्वियस सी बात है। तो मैं वो 2 साल कुछ ज़्यादा क्रिकेट नहीं खेला था, मैं अपना उस पर वर्क कर रहा था एक्शन पे। फिर जब मेरा एक्शन सही हो गया और फिटनेस अच्छी थी, तो फिर मैं 19 खेला, फिर 19 खेलते ही अगले साल रणजी ट्रॉफी भी खेला, तो 2 साल में फिर मैं रणजी ट्रॉफी खेल लिया था। तो फिर एक ही एक्शन से दोनों तरफ से होने लगी। तो ये ऐसा नहीं था कि गिफ्टेड है, क्या बॉल पकड़ी और खुद नहीं इन गिफ्टेड, स्विंग आउट से मैं तो बोलता ही हूँ कि नेचुरल कुछ भी नहीं होता। लोग बोलते हैं ना अरे इसका तो नेचुरल है, नेचुरल सब एक ही तरह पैदा होते हैं। हाँ अगर आपके शरीर में कुछ वो है, जैसे मुथे या सर का हाथ थोड़ा बेंड था, वो कह सकते हैं कि एक्स्ट्रा बुमराह का एक्सटेंशन, बुमराह का एक्सटेंशन, वो अगर फिजिकली कुछ आपको एडवांटेज है, शोएब अख्तर का जैसे था, वो अलग एडवांटेज है। बाकी अगर आप सीधे हो आपके हाथ पैर सीधे हैं तो सब एक जैसे हैं। नॉर्मल, अगर नॉर्मल रेंज में आते हो, नॉर्मल रेंज में आते हो तो उसके बाद नेचुरल वो होता है जो आप सबसे ज्यादा करते हो अपनी स्टार्टिंग करियर में। जैसे मैंने स्विंग की प्रैक्टिस करी, फाउंडेशन जो है सबसे ज्यादा मैंने उसी की प्रैक्टिस की ना, स्विंग कराने की, सीम की ऐसे एक्शन इस पे। तो मैंने 5-6 साल स्विंग को ही दिए स्टार्टिंग में, एक्चुअली ज्यादा दिए होंगे 7-8 साल। पेस के लिए तो मैं रणजी पेस के मैंने बढ़ाने की कोशिश करी 2010 के बाद में, उससे पहले मेरा 8 साल तो सिर्फ स्विंग को ही दिए। तो मेरा फाउंडेशन स्विंग बना क्योंकि मैंने उसी को टाइम दिया। अगर मैं उस टाइम पे और किसी चीज में फाउंडेशन मतलब शायद लेग स्पिनर होता तो मैं लेग स्पिनर बन जाता, फास्ट बॉल थोड़ी बनता, क्योंकि मैंने उस टाइम पे टाइम दिया। तो जो भी जैसे आज मैं किसी का भी एग्जांपल दो, तो जो जिस चीज में अच्छा होता है वो सबसे ज्यादा उसने किया होता है अपनी स्टार्टिंग उसमें, तो उसका नेचुरल बन जाता है। पर ये नहीं है कि यार ये इसके टैलेंट के साथ पैदा हुआ है। एक मेरे को तेरी बहुत अमेजिंग और सीखने वाली बात ये लगती है तुझसे कि तूने किसी भी एज में, अभी तो तू फाउंडेशन की बात कर रहा है, मुझे याद है जब हमने, एंड विल डिस्कस इट अ लिटिल लेटर, जब हम आईपीएल में वो इंजरी से डील कर रहे थे, बैक पेन की, बैक इंजरी से, उसके बाद भी तूने वो एक्शन काफ़ी हद तक मॉडिफाई किया, राइट? तो आई थिंक फाउंडेशन वो तेरा रिजॉल्व है कि अगर तू डिसाइड कर लेता है कि मुझे करना है तो फिर तू कर लेता है उसको। मेरे को पता है कि एक्शन कैसे चेंज करना है, क्योंकि कभी भी, क्योंकि मैंने इतने किए, मैंने आपको बताया ना कि मैंने खुद सीखा है एक तो ये मेंटल है, ओपन माइंडेडनेस है, ओपन माइंडेड है। प्लस क्या होता है इसमें भी एक पूरा सीक्वेंस है। अच्छा। आपने कुछ भी चेंज किया तो पहला 2 दिन तो बढ़िया जाएगा आपका, अच्छा। आपको लगा हाँ ये चीज वर्क कर रही है मेरे को। हाँ। फिर क्या होता है, क्योंकि आप कॉन्शियस माइंड से उसको आप कर रहे हो। सपोज जैसे ये हाथ है मेरा, बॉलिंग हैंड है मेरा, अगर यहाँ हाथ आ रहा है दूर, ऐसा आ रहा है दूर आ रहा है, ठीक है, तो अब कोच ये बोलेगा आपका हाथ पास आना चाहिए, हाँ। क्योंकि यहाँ से आउट स्विंग होगी, इन स्विंग नहीं होगी, और यहाँ से दिखता भी एंगल लेट, अर्ली स्विंग होती है, आपको बैट्समैन को जरूरत है, तो आपका हाथ ऊपर आना चाहिए। किसी को बोल दिया आपका हाथ यहाँ आना चाहिए, तो मैंने प्रैक्टिस करी, तो मैं जब एकदम कॉन्शियस माइंड से कर रहा हूँ तो शायद यहाँ लाना चाह रहा हूँ तो बीच में आएगा, कभी भी जहाँ चाहते हो वहाँ हाथ नहीं आता, क्योंकि मेरी आदत है मेरा हाथ को यहाँ लाने की, वो यहाँ नहीं आएगा। बट फिर भी थोड़ा आया तो मुझे 2 दिन लगेगा, हाँ यार थोड़ी लेट स्विंग तो हो रही है, क्योंकि मैं हर बॉल पे एफर्ट कर रहा हूँ, सोच रहा हूँ। 2 दिन बाद कहता है हाँ अब तो मेरा सही हो गया, अब मैंने वो कॉन्शियस एफर्ट बंद कर दिया, अब मेरी मसल मेमोरी किक कर जाती है, अब मेरा हाथ जो यहाँ जा रहा था अब वो ना यहाँ जाएगा ना यहाँ जाएगा, बीच में रह जाएगा। ओह वेरी इंटरेस्टिंग। ठीक है, ये बीच में रह गया। अब मुझे लगेगा अगला जो मेरा 10 दिन है वो मेरी बॉलिंग होगी खराब,
ये मैं छोटा एग्जांपल दे रहा हूँ, अगर आपने बड़ा कुछ चेंज किया तो बड़ा खराब होगा। और ये इम्प्लीमेंटेबल है किसी भी स्पोर्ट में, किसी भी तरीके किसी भी से, चीज में, कि कुछ भी सीखने में। हर स्पोर्ट में अगर आप कुछ भी चेंज करना है तो फर्स्ट फेज हमेशा अच्छा रहेगा। अरे यार, आप तभी तो चेंज करने को रेडी होगा कि आपको अच्छा लगा कि ये चीज वर्क कर रही है मेरे लिए। अगर आपने मेरे को बोला कि यहाँ से हाथ लाओ, मेरी बॉल वाइड चलेगी, 3-4 बॉल वाइड चलेगी, तो मैं कहूँगा यार ये तो मेरे वर्क नहीं, कि मैं करूंगा ही नहीं। आप रेडी तभी होते हैं जब आपकी फर्स्ट 3-4 चीजें वो आपको रिजल्ट देती है। अरे यार ये चीज सही लग रही है, मैं करता हूँ। बट आपने कॉन्शियस किया, फिर आप भूल गए 2 दिन में, आप तो सही हो गया मेरा, कोई दिक्कत नहीं, फिर वो दोनों का मिक्स हो जाता है। आप पुराना और नया दोनों मिक्स हो जाएगा, और आपने कॉन्शियस एफर्ट बंद कर दिया है। अब आपको पता ही नहीं मुझे क्या करना है। अब आप फिर क्या करते हो आप कि 10 दिन आपने ट्राई किया और आपके खराब होते जा रहे हो, क्योंकि बीच का हो गया, ना पुराना रहा ना नया रहा, बीच का है, खराब होते गए। अब आप 10 दिन बाद सोचते हो यार मैं पुराने वाले कर लेता हूँ, पर पुराने पे भी नहीं जा पाओगे आप। तो जब चेंज करना है तो डिसाइड कर लो कि मुझे हाथ को यहीं लाना है, तो आप अगला 1 महीना हाथ को 1 महीना 2 महीना वहीं हाथ को लाने की कोशिश करते रहो कॉन्शियस एफर्ट से, तो तीसरे महीने से आप बेटर हो जाओगे। ये तो एक्चुअली ऑलमोस्ट यूनिवर्सल लग रहा है कि आपको कुछ भी चीज चेंज करनी हो तो ये आपको अर्ली, इसको बिगिनर्स लक भी बोलते हैं। हाँ, कि आप नई चीज कर रहे हो, आपको इमीडिएट सक्सेस मिलेगी। बट मैंने भी कभी इसको इस तरीके से ब्रेक डाउन नहीं किया, मैंने बहुत किया है। मेरे को पता है, इसलिए तो जब मुझे चेंज करना होता है, अगर मेरे को लगा कि यार ये चेंज है, ये मेरी बॉलिंग के लिए अच्छा है, क्योंकि मैंने इतने एक्शन चेंज किए हैं। तो जब अभी जो लास्ट चेंज किया वो मैंने आपके साथ ही किया, आपको पता है, इसलिए क्योंकि और को तो पता नहीं। वो मैंने अपना बैक फुट चेंज किया है, थोड़ा सा लोडिंग भी चेंज करी है। जो मैंने चेंज किया है वो मैंने एक ही दिन में कर लिया था। हाँ, करेक्ट, क्योंकि मुझे पता था कि ये सही चीज है करना, तो मैंने कर लिया कॉन्स्टेंटली। मैंने उसको किया अगला दुखों की। और लोगों को कहता हूँ कि जब आपकी इंजरी होती है, जब आप रिहैब करो, तो आपको बेस्ट टाइम है अगर कुछ चेंज करना है, क्योंकि आपको 0 से स्टार्ट करना होता है, 1 स्टेप से 2 स्टेप से जाते हो आप। करेक्ट। अगर आप कुछ करना है तो वो बेस्ट टाइम होता है, तो उसको आप यूटिलाइज भी कर सकते हो अगर आपको जो भी इम्प्रूवमेंट करनी है अपने इसमें। और जब तक आप खेल रहे हो डेली आपको इम्प्रूवमेंट करनी है, नहीं तो कोई परफेक्ट तो कोई है नहीं, थोड़ी बहुत इफ एंड बट्स तो हमेशा रहते हैं कि ये चीज़ कर लूँ वो चीज़ कर लूँ। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपने अगर डिसाइड किया तो उसको टाइम देना, एटलीस्ट 3 से 4 महीना। आप ऐसे नहीं कर सकते कि बॉलिंग में इसलिए डिफिकल्ट है क्योंकि आप बहुत तेज भाग रहे हो, फास्ट बॉलिंग में, क्योंकि इतने तेजी से आ रहे हो, मूवमेंट बहुत फास्ट होते हैं, उनको कंट्रोल करना थोड़ा मुश्किल होता है। अगर मैं बैट्समैन हूँ और अंडर आर्म प्रैक्टिस कर रहा हूँ तो मेरे लिए फिर भी ईजी है कि भाई पहले बेसिक्स आप अंडर आर्म प्रैक्टिस करते हो कि मुझे अगर बैट यहाँ से यहाँ लाना है तो वो ईजी जॉब है। बट मुझे हाथ यहाँ से यहाँ लाना है बहुत डिफिकल्ट है, क्योंकि वो इतनी तेज रोटेशन में आपको कंट्रोल करना है हाथ की, मेरा अवेयरनेस, उस मोमेंट की अवेयरनेस, क्योंकि वो भी आप भाग के आ रहे हो फोर्स के साथ में। तो कभी कभी होता है कि छोटे नब से आप कर पाओगे बट बड़े नब से नहीं कर पाते बॉलर, तो वो भी बहुत डिफिकल्ट है। तो कुछ चेंज करना हो तो कुछ बता दीजिए जरा लोगों को। चेंज अगर कुछ भी चेंज करना है अपनी बॉलिंग में या एक्शन में, बैटिंग में, तो लाइफ में तो एटलीस्ट 4 से 5 महीने हर सेशन में कांस्टेंट एफर्ट करके भाई मुझे ये चीज करनी है। पहले तो डिसीजन बहुत इंपॉर्टेंट है लेना कि भाई मुझे करना है, और अगर करना है तो मुझे 4 महीने देने हैं। चलते सीजन में नहीं कर लेना कि हाँ मेरे को कोच ने बोल दिया तो मैं आज कर लेता हूँ, क्योंकि वो करोगे तो जो भी बताया मैंने कि आपका थोड़ा सा नीचे जाएगी स्किल जो भी है, तो वो करना ऑफ सीजन में होता है। आपको किसी ने बताया, आपको लगा कि यार ये चीज़ अच्छी है, मुझे वर्क कर रही है, तो वेट करो। सीजन खत्म होने के बाद टाइम मिलता है 6-7 महीने का, सीजन खत्म होते ही आप स्टार्ट कर दो उस चीज़ पे काम करना, तो नेक्स्ट सीजन तक आप बहुत बेटर हो जाओगे। और जब डिसीजन ले लिया तो उसको पहले 5 से 6 महीना दो कि यार मेरे को ये चीज़, कभी ये किया कि हाँ 1 महीना कर लिया, नहीं काम नहीं करा, वापस चलाता हूँ, वापस तो नहीं जा पाओगे, क्योंकि वापस में फिर वो फिर ना यहाँ के ना बीच में रह जाते हैं। तो बहुत सारे बॉलर्स होते हैं जो लोग बोलते हैं ना कि भाई एकदम यार इसकी तो फुल टॉस ही गेंद लगी, टप्पा ही नहीं गिर रहा, वो सब इसी या बॉलिंग भूल गया, वो सब इसी, क्योंकि एक बॉलर है कोई जैसे मैंने तो बहुत देखे हैं ऐसे बॉलर, हमारे राजस्थान के बॉलर है, तो उसको टेनिस बॉल बॉलर है बेसिकली, बहुत सारे आते हैं, आपको भी पता है मैं किसकी बात कर रहा हूँ। तो टेनिस बॉल बॉलर है, वो सडनली इसको एकदम क्रिकेट मिल गई। अब उसकी क्या इनस्विंग भी होती है अच्छी और पेस भी अच्छा है, बट उसको पता नहीं वो कैसे फेंकता है, बस उसको है कि फेंकता है वो। तो जब उसको किसी ने कुछ बोला नहीं, अच्छा चल रहा था तो ठीक है, जैसे ही किसी ने उसको खराब थोड़ा सा हुआ तो बोल दिया कि भाई तू ये नहीं ये करके देख ले। जब उसने फिर वो ये करके देखा उसने कि यार ये नहीं, हाँ मैं ट्राई कर लेता हूँ, उसके बाद तो वही गिरना टप्पा गिर रहा है, क्योंकि कुछ दिन उसने वो ट्राई किया, उसके बाद सोचा नहीं पहले की तरह फेंकता हूँ, तो ना आप पहले पहुंच पाते हो ना उसके बाद हमेशा बीच में रह जाते हो, तो बड़ा डिफिकल्ट होता है किसी भी जिसको इतनी नॉलेज नहीं है। जैसे
मैं लकी था मेरा स्ट्रगल था वो कि मैंने हर एक्शन खुद ट्राई किया, हाँ। तो मैं जल्दी जल्दी कर पाता हूँ। बट कुछ लोग होते हैं जिन लोगों को पता ही नहीं होता, वो अगर उन्होंने ऐसा कर दिया चेंज कुछ बिना किसी से वजह समझे तो बड़ा डिफिकल्ट होता है। तो आप टाइम दो उस चीज़ को, एटलीस्ट 4 से 5 महीना। बैटिंग और बॉलिंग दोनों का इंटेंट था, तो तेरे डैड का भी वो था सपना, तेरा भी ऑब्वियसली। तो तू अपने अपना और अपने डैड का एक बड़ा स्पेशल इक्वेशन बताता है कि पापा क्या बोलते हैं तेरे बारे में और तू क्या बोलता है पापा के बारे में। नहीं, स्पेशल तो हम दोनों हमेशा, मुझे लगता नहीं कि शायद एक आधी कोई चीज़ होगी जिस पर हम डिसएग्री करते हैं, बट हम दोनों हमेशा ना सेम ही पेज पे रहते हैं। बट जो मेरे फादर ने मेरे लिए किया है वो शायद बहुत कम लोग कर सकते हैं अपने बच्चों के लिए। तो उन पे तो अभी मेरी सिस्टर ने एक डॉक्यूमेंट्री भी बनाई है। अच्छा। हाँ, तो वो काफ़ी अच्छी है डॉक्यूमेंट्री, तो जिसमें सब कुछ है और वो भी आने वाली है, रिलीज़ करेंगे प्लेटफॉर्म पर। तो बट जो है कि उनसे लर्निंग बहुत है। शायद जिन्होंने उतना किया है वो सब मैं अपने बच्चों के लिए कर पाऊँ, मुझे मुश्किल ही लगता है, क्योंकि अच्छा। हाँ एक्चुअली बहुत ज़्यादा उन्होंने, लेकिन इक्वली जितना तूने उनकी बात सुनी वो है। हाँ वो एक है, वो टीम है। मतलब अगर वो भी ये बोलते हैं कि जितना मैंने उतना उनका सुना है वो शायद दूसरा कोई सुन भी नहीं सकता, कि मैंने जिन डांट भी खाई है प्लस जितना ट्रस्ट किया। नॉर्मली लोगों को रहता है ना कि जैसे राहुल द्रविड़ सर है, अब वो इतने बड़े लेजेंड है, अब उनको उनकी राय तो हर आदमी चाहेगा लेना, बट शायद उनके बेटे के साथ वो नहीं होगा कि बेटा को लगता है कि शायद वो मेरे पापा सही बोल रहे हैं, नहीं बोल रहे, या उनका सोचने का अलग उनका तरीका सोचने होगा, का तरीका समझ होगा। गया। तो वो ऐसा नहीं है कि आप क्रिकेटर हो तो ही आपका बेटा सुनेगा आपकी, ये जरूरी नहीं है ऐसा। बट मेरे फादर इसलिए वो कहते हैं कि मेरे फादर नॉन क्रिकेटर थे, मैंने फिर भी उनकी हर बात सुनी, कि हम लोगों ने डिस्कस करके एक पेज पे आके हमेशा वही किया जो मेरे फादर ने मेरे को बोला। तो वो उनका है कि क्रिकेट के अंदर ही ऑफ द फील्ड भी वो जो चीज़ें मैंने की और शायद जितनी मैंने मेहनत की, तो वो दोनों है, मतलब को टीम है हमारी। अगर शायद मेरे फादर ऐसे नहीं होते तो मैं भी इतनी मेहनत नहीं कर पाता। कि मेरे ये था कि मैं पहले शरारती था स्कूल में, बट मैं सुधर इसलिए गया क्योंकि मेरे फादर ने मेरे लिए इतनी मेहनत करी, तो मैं चाह के भी कुछ गलत काम कर ही नहीं पाया। कि अब मेरे फादर अगर मेरे लिए 10 घंटे मेहनत कर रहे हैं तो मेरा एज अ मतलब सन इतना फर्क पड़ता है कि मैं उनका 10 घंटे तो करूँ। हाँ। जब आप वो कर रहे हैं ऐसा तो नहीं कि वो 10 घंटे मेहनत कर रहे हैं ग्राउंड पे और मैं 2 घंटे मेहनत कर रहा हूँ। वो अगर 10 घंटे कर रहे हैं तो मुझे भी 10 घंटे करनी है। हाँ। बट बाद में फिर जब मैं आप समझदारी आती है मेच्योरिटी, तो फिर मैं वो 10 घंटे करता हूँ, मैं 12 कर रहा हूँ। तो वो मतलब दोनों का ही कॉम्बिनेशन अच्छा था कि मैंने भी उनकी सारी बातें मानी, प्लस उन्होंने भी इतना एफर्ट किया कि मुझे ज़्यादा एफर्ट करना पड़ा। एक्चुअली ड्रीम टीम। हाँ। ये तो बैटिंग बॉलिंग आई नो पर्सनली कि तू बैटिंग कितनी एंजॉय करता है, और तू बैटिंग की अचीवमेंट कितनी एंजॉय करता है, 50-100 जो भी। हाँ 100%, क्योंकि बचपन से मेरे साथ जो बैटिंग में जो प्रॉब्लम रही वो मेरी खुद की क्रिकेट एकेडमी रही। अच्छा। हाँ, क्योंकि मैं जितनी भी मैंने बैटिंग की, क्योंकि खुद की एकेडमी इसलिए थी क्योंकि मैं भी खेल पाऊँ, बैटिंग भी मेरे को मिले, बॉलिंग मिले। तो मैं बैटिंग उतनी मेहनत की मैंने बैटिंग में जितनी मैंने बॉलिंग भी, मतलब कहूँगा अगर मैंने बॉलिंग में की 100 तो बैटिंग में 80 करी। ऐसा नहीं कहूँगा कि मैं बैटिंग में 50 ही करी। अच्छा। बैटिंग में मेहनत करी। बट मैं बैटिंग जब भी एकेडमी में मैं अपनी करता था तो मैं 3 नंबर 4 नंबर करता था। अच्छा। तो मेरा जो गेम प्ले था वो वैसा था कि मैं 3-4 नंबर वाली बैटिंग करता था। कि अगर स्पेशली वाइट बॉल फॉर्मेट की मेरे को एक एक रन लेके खेलना, वो सब मेरा गेम था। प्लस बाद में जाके हुक सेट हो गया था, बाद में मारने वाला मेरा गेम। राइट, लंबी पारी खेलने का। लंबी गारे वाला, मतलब मेरा गेम प्ले वैसे ही था कि मैं, बट आदत होगी मेरी वो कि मैं उस नंबर पे ही खेलता था। तो पता है कि मैं टीम का मेन बैट्समैन हूँ। मैं जब जहाँ खेलता था वहाँ टीम का मेन बैट्समैन हूँ। तो ऐसा नहीं, अभी से बचपन से खेल रहा हूँ, तो वो जिम्मेदारी लेके खेलता था कि चलो अभी आराम से खेलते हैं, फिर बाद में रन बनाएंगे। तो मैंने बहुत 100 बनाया उसके अंदर, मतलब अपने वहाँ प्रैक्टिस मैचों में खूब रन बनाता था मैं कंसिस्टेंटली। बट जहाँ पे जब फिर मैं ऊपर पे खेलता हूँ वहाँ मेरी बैटिंग आती नीचे, 8 नंबर, कभी 9 नंबर। करेक्ट। ठीक है, वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे आपको प्रूव करना है एज अ ऑलराउंडर, तो आपको लिमिटेड ही ओवर्स है। सही या बात है। आपको वनडे खेल रहे हो तो 7-8 ओवर मिलेंगे। करेक्ट। T20 खेल रहे हो तो 1 ओवर मिलेगा, 12 बॉल मिले। 1 ओवर तो बहुत बड़ी बात है, कभी 4 बॉल मिलेंगी। अब 4 बॉल में अपनी बैटिंग प्रूव करना और वनडे में प्रूव करना मुश्किल है। हाँ, मैं कहूँगा मुझे रणजी ट्रॉफी में ज़्यादा रन बनाने चाहिए थे। वो मैं वहाँ अपने आप को एज अ बैट्समैन प्रूव नहीं कर पाया रणजी ट्रॉफी में, क्योंकि वहाँ पे स्विंग भी थोड़ी ज़्यादा होती है। तो मेरा गेम प्ले थोड़ा वैसा है कि मैं, मतलब बैटिंग में अगर मैं जो कहूँगा कि मैं जहाँ मुझे करना चाहिए था, वो रणजी ट्रॉफी में ज़्यादा रन बनाने चाहिए थे और वहाँ पे अपने आप को ज़्यादा प्रूव करना चाहिए था। बट जहाँ मुझे मौका मिला इंडियन टीम में वाइट बॉल में, वहाँ मैंने हमेशा
बैटिंग में कंट्रीब्यूट करने की कोशिश करी है। और स्पेशली जब भी मुझे ज़्यादा ओवर्स मिले तो मैं अपने स्टाइल ऑफ बैटिंग कर पाया हूँ कि मुझे आराम से सिंगल विंगल लेके, श्रीलंका हो गया, प्लस उसके बाद में साउथ अफ्रीका में भी एक इनिंग आई, वहाँ पे भी 50 रन आए थे, वहाँ पे 12 ओवर मिल गए थे। और एक बार वापस वेस्ट इंडीज से अगेंस्ट में वहाँ पे भी 25 ओवर मिल गए थे, तो वहाँ पे भी रन बनाए। जब भी ऐसा 15-20 ओवर मिल जाते हैं तो फिर मैं अपना उस स्टाइल का गेम खेल पाता हूँ कि हाँ आराम से टाइम लेके। फिर मेरा वैसा गेम नहीं कि जाती पहली दूसरी बॉल से मैं छक्के, कई बार वो भी हुआ है, वो भी किया है T20 में कई बार वो भी हो गया है, अब जाके हो गया। बट मुझे पसंद है कि वो वाला बैटिंग कर मुझे ज़्यादा मिलती है, तो मैं शायद ज़्यादा, और इवन स्टेट में भी नहीं मिल पाती, क्योंकि स्टेट के अंदर क्या होता है कि अगर आप बोलो कि मैं बैटिंग ऊपर करूंगा तो फिर जो हर आदमी आज के साल को वाइट बॉल में अपने आप को प्रूव करना चाहता है आईपीएल ऑक्शन के लिए, और मैं किसी का नंबर ले लूं और वो लड़के का आईपीएल में ऑक्शन नहीं हो तो फिर मुझे वो भी खराब लगता है कि मैं चाहूँ तो अभी जा सकता हूँ बैटिंग में ऊपर, बट फिर मेरे को लगता है कि यार ये लोग बेचारे उस स्पॉट के लिए लड़ रहे हैं और मैं खेल लूँ, और क्योंकि मैं तो हुई आईपीएल में, तो फिर मैं अब ज़्यादा इसलिए आईपीएल में उसमें रणजी में वाइट बॉल में ऊपर बैटिंग करता नहीं हूँ कि ठीक है कि ये लोग उस स्पॉट के लिए फाइट कर रहे हैं। वेरी नाइस, वेरी कंसिडरेट। क्योंकि मैं इंडियन टीम में बैटिंग तो वहीं आनी है और प्रूव तो मुझे वही करना है कि भाई मुझे उतनी बॉलें मिलेंगी, उतनी बैटिंग मिलेगी, तो यहाँ अगर मैं ऊपर बैटिंग करके रन बना लूंगा तो रन तो मुझे फिर जाके जिताना तो मैच उसी नंबर पे है, तो फिर मैं उसी नंबर पे बैटिंग करता हूँ कि उसी नंबर की आदत रहे। अब मेरे को कि अब ज़्यादा मुझे ऐसा रन ज़्यादा देर बैटिंग करके रन आके इंडियन टीम में तो मिलने वाला है नहीं। वो हैट्रिक या 100 क्या ज़्यादा एंजॉय करेगा? मैं 100। हाँ, हैट्रिक ले ली ना एक तो 100 बाकी है। 100 बाकी इंटरनेशनल में। Fair enough. Now you're married. Jaya, lovely girl. I know her now personally through you. कैसे मिले थे? कहाँ आईपीएल में प्रपोज कर दिया? स्टेडियम के अंदर? अब तो क्योंकि बबल में थे, लोगों को पता नहीं, बबल में हम लोग जब मिले तो जब हम कोविड के टाइम में मिले थे, मेरी सिस्टर जानती थी तो उसने बुलाया, हमने बात करना स्टार्ट किया। तो बहुत जल्दी जब पता होता है आदमी को कि किस टाइप की लड़की चाहिए और वैसा ही है, तो मुझे लगता है कि आपको शादी कर लेनी चाहिए रादर देन डेटिंग। बोलेंगे हम 4-5 साल डेट करेंगे फिर, क्योंकि कभी ना कभी ऐसा मोड आता ही है कि आपको कभी आप डिसएग्री करते हो किसी पॉइंट में, और जब आप मैरिड नहीं होते तो आप डिसीजन ले लेते हो कि यार नहीं हमारे वर्क नहीं कर रहा। बट व्हेन यू मैरिड तो यू ऑब्वियसली वर्क थ्रू इट, ट्राई टू सॉर्ट आउट थिंग्स। तो आई थिंक क्योंकि वो हर रिलेशन में होता है, लोग आज की तारीख में आप देखो डिवोर्स रेट बहुत बढ़ता है क्योंकि पेशेंस लेवल लोगों का बहुत कम हो गया है लेके। और मुझे लगता है कि कोई भी रिलेशन हो उसमें एफर्ट लगता है, बिना जिस दिन एफर्ट सबसे, मैं सबको बोलता हूँ कि प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ जो भी रिलेशन है वो है माँ बाप का बच्चों के साथ में, जिसमें कोई किसी से कुछ नहीं चाहता। बाकी तो हर रिलेशन मतलब ही है, किसी ने मतलब इन सेंस कि पैसे के लिए नहीं, दोस्ती है तो यार ये मेरे काम आएगा किसी दिन, मैं इसके काम आऊँगा। आपके बेस्ट फ्रेंड है उसको भी कुछ ना कुछ मतलब है, हस्बैंड वाइफ में मतलब है, कंपेनियनशिप है, साथ में रहने के लिए कुछ ना कुछ मतलब। बट जो एक प्योरेस्ट फॉर्म है वो माँ बाप का है, उसके अंदर उनको चाहते हैं, उनको हमेशा माँ बाप चाहेंगे बच्चों का अच्छा हो, बच्चे हमेशा चाहेंगे हमारे माँ बाप का अच्छा हो। उसके अंदर भी अगर आपने एफर्ट करना कम कर दिया तो वो रिलेशन भी खराब हो जाता है। सपोज आप अपने माँ बाप से बात करना बंद कर दो 2 साल के लिए, तो जो आपका प्यार है वो भी कम हो जाएगा, वो आपसे बंद कर दे, वो आपकी तरफ जितनी केयर पहले करते थे वो अगर करना बंद कर दे तो वो रिलेशन भी खराब हो सकता है। तो अगर और हस्बैंड वाइफ का तो बहुत ही वो कच्चे धागे वाला रिश्ता होता है जो पुराने वाला है कि भाई साहब आप 30 साल अलग अलग रहे हो, अलग अलग पर्सनैलिटी है आप दोनों की, अलग लाइफ जी है, सडनली आपको एक साथ रहना है। अब दोनों के ओपिनियन अलग होंगे, दोनों के बातें अलग होंगी, दोनों की सोच अलग होगी, उसमें अगर आपने एफर्ट करना कभी भी बंद कर दिया, हस्बैंड वाइफ गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड सेम चीज़ है। तो जब हस्बैंड वाइफ हो जाते हो तो आप ज़्यादा एफर्ट करते हो और गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड नहीं करते हो, तो इसलिए जब नहीं करते तो जल्दी टूट जाता है लोगों का। तो आई थिंक वो कॉन्स्टेंट एफर्ट करना किसी भी रिलेशन में बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें आपकी लाइफ अगर आपको अच्छी चलानी है, मैरिड लाइफ, तो वो एफर्ट मतलब कॉन्शियसली आपको करना पड़ेगा। तो जो मेरा प्रपोजल करने का आप जो बोल रहे हो वो बिकॉज मेरा एक स्टेप था कि अपने आउट ऑफ द बॉक्स जाके कुछ ऐसा करना, अपने कंफर्ट जोन के बाहर करना, जाके कुछ करना, ताकि वो मेरा इनिशिएटिव था कि अगर मेरी उस रिश्ते की शुरुआत ही ऐसे होगी तो मेरे को लाइफ में आगे ईजी रहेगा। प्लस क्योंकि मैं अपने कंफर्ट जोन से निकल रहा था, उसको भी निकलना पड़ेगा। ये मैंने अपने फादर से सीखा है क्योंकि उन्होंने मेरे लिए इतना कर दिया कि मुझे इतना करना पड़ा। तो सेम चीज़ कि आप पहले सामने से इतना कर दो कि सामने वाला इंसान को करना ही पड़े कि जो भी, अगर आप
कुछ चाहते हो उसे चेंज करना उसके लाइफस्टाइल में कुछ, तो अगर आप भी करोगे तभी वो करेगा, क्योंकि जरूरी नहीं है कि दोनों के लाइफस्टाइल या दोनों के थॉट एक ही चीज़ मिलते हो। हाँ, तो वो मेरा जो था, क्योंकि वो मेरा नेचर वैसा है नहीं कि मैं मतलब अपना बाहर पब्लिकली अपना कुछ दिखाऊं, बट वो एक था कि शायद लड़कियों को बहुत अच्छा लगता है वो कि अगर उनको कोई ऐसे पब्लिकली प्रपोज करता है और यू एक्सेप्ट सबको सबके सामने उनको आप एक्सेप्ट करते हो, तो आई थिंक वो एक रीज़न था जो मैंने जया को वहाँ पे। और दूसरा ये था कि हम लोग ऑलरेडी बबल में थे, 4-5 महीने से साथ में थे, और प्लस फिर क्योंकि हमारी एंगेजमेंट वगैरह नहीं हुई थी तो फिर वो न्यूज़ भी बनती है, तो मुझे लगता है फैमिली भी चाहती है, तो हम लोग एंगेजमेंट वैसे भी करने वाले थे, तो उसके बाद तो मुझे लगा कि शायद ये बेटर। कैसा लगा जया को? उसको तो आप पूछोगे तो वो तो बताएगी वन ऑफ द बेस्ट मोमेंट था उसकी लाइफ का, तो शायद वही लड़कियां बहुत एडमायर करती हैं उस चीज़ को, हाँ, तो कि हमारा प्रपोजल भी ऐसा हो जहाँ पे लड़का एफर्ट करे बेसिकली, तो मेरा एफर्ट था, मेरा कमिटमेंट था अपनी रिलेशन को लेकर। तो उसने फिर कॉरेस्पॉन्डिंगली क्या तूने उसको कंफर्ट जोन के बाहर डालने का मेरा डिसाइड कर लिया था हाँ कि भाई देख ले, हाँ कि मैंने अब कर दिया है तो अब तू तो भी वो- रेडी हो जा। नहीं ऐसा वो आप बोलते नहीं हो किसी को, वो जस्ट आप बोलने से नहीं होता, आपको यू हैव टू प्रूव, वही है कि आपको कांस्टेंट करना पड़ेगा, शायद वो किया था और आज भी करना पड़ रहा है कुछ ना कुछ, तो जब आप कॉन्स्टेंटली इट्स अ पार्ट ऑफ योर केयर आल्सो, कह रहे हो कि आप अगर दिखाओगे यार मैं आपके लिए सोच रहा हूँ, तभी वो आपके लिए सोचेंगे, तो वो रिलेशन वैसे ही है। टीम को पता था उस टाइम पे? हाँ तो साथ में रह रहे थे तो टीम को पता ही था, क्योंकि टीम को सबको तो नहीं पता था क्योंकि ऐसा परमिशन लेनी होती है, क्योंकि आप ऐसे जा नहीं सकते ऊपर, तो मैनेजमेंट को पता था, फिर माही भाई कैप्टन थे तो उनको पूछना जरूरी था, तो उनसे भी पूछा। माई भाई से भी डिस्कस किया होगा। हाँ हाँ, वो तो मना ही कर रहे थे, भाई कहाँ शादी वादी कर रहा है अच्छा, वो यानी वो तो मजाक करते रहते हैं, बट Correct, correct. उनसे परमिशन लेके ही, क्योंकि पता होना चाहिए कैप्टन को खुद भी ये करने वाला मैच के बाद। लेकिन तुम दोनों वैसे बहुत करियर ओरिएंटेड भी हो, एक दूसरे को बैक भी करते हो, मैंने तुम्हारी केमिस्ट्री जो देखी है, आई थिंक टच वुड यू नो यू आर अ ग्रेट कपल। तो उसमें एक दूसरे को करियर वाइज एक दूसरे को पुश करने में किसका ज़्यादा वो रहता है? तू उसको ज़्यादा मोटिवेट करता है, वो तेरे को ज़्यादा मत? तू तो ऑलरेडी मोटिवेटेड है, और कितना मोटिवेट होगा? हाँ, मैं फुल करता रहता हूँ उसको, अच्छा, बट वो है कि अगेन बट शी इज आल्सो गो गेटर ना, वो हाँ भी उसको भी है, अगर आप एम्बिशियस बहुत है। हाँ अगर कोई एम्बिशियस है तभी आप उसको पुश कर हाँ, सकते हो, correct, नहीं तो सही नहीं कर बात है। सकते, कोई चाहता ही नहीं है तो आप कैसे कसोगे, वो ऑलरेडी ऐसा नहीं है कि, तो जब मैं बोला कि हमने 4-5 महीने में मैंने एंगेजमेंट कर ली, बिकॉज मेरे को जिस टाइप की लड़की चाहिए थी वो वैसी ही थी कि भाई एक फर्स्ट ऑफ ऑल सबको चाहिए होता है गुड लुकिंग हो वाइफ, तो गुड लुकिंग है वो। दूसरा मेरा हमेशा से था कि मैं आफ्टर क्रिकेट आई वांट टू डू बिजनेस, तो ऐसा नहीं है कि मेरे को लगता है कि मैं कर सकता हूँ, मेरे को मज़ा आता है वो चीज़ में, तो अगर लाइफ पार्टनर आपका ऐसा है कि जिसके साथ आप कर सको तो वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, नहीं तो अगर आप एक ही फील्ड में हो तो शायद आपकी कोई कंपेनिशिप ज़्यादा बेटर रहती है, और लाइफ में ऐड ऑन करता है। जैसे मैं कहूँगा मेरी नॉलेज बढ़ी है काफ़ी जाके आने के बाद में। अच्छा, हाँ, क्योंकि जो टर्मोलॉजीज है अबाउट बिजनेस, तो मुझे तो आइडिया नहीं था, मैं तो अपना सुबह शाम क्रिकेट ही खेल रहे हैं, आइडियाज़ थे कि कैसे करना है चीज़ है, बट उनको बोलते क्या है और कैसे होता है, और वो उस फील्ड से थी, तो मेरा हमेशा था कि कोई इंटेलिजेंट लड़की से मैं शादी करूं, जो सिर्फ ऐसा नहीं हो कि एक्टिंग कर रही है या मॉडलिंग कर रही है और गुड लुकिंग है, तो था कि वो भी इंटेलिजेंट हो सकते हैं यार। हो सकते हैं, बट वो फिर उनका माइंड जो उनका पूरे दिन भर का काम है वो उसमें रहता है ना। जैसे मैं क्रिकेटर हूँ, मैं थोड़ी बेवकूफ हूँ, मैं भी तो इंटेलिजेंट हूँ मैं क्रिकेटर हूँ, बट मेरा जो है नॉलेज ज्यादा क्रिकेट को लेके होगी, एक कॉम्प्लीमेंट्री वो हो हाँ, कि कि उनका अलग फील्ड से नहीं है ना वो, मतलब मैं अगर क्रिकेटर हूँ तो मुझे क्रिकेट की सारी नॉलेज है, मेरे वैसे दिमाग है, बट जो बिजनेस में टर्मिनोलॉजी होती है वहाँ के जो छोटी छोटी चीजें हैं वो उन्हीं को पता होता है जो मुझे नहीं पता होंगे। हाँ, तो ऐसे फ्रॉम दैट हाँ, बिजनेस एक्टिंग और उसमें उनको वो मेहनती इंटेलिजेंट है, वो अपनी फील्ड में अच्छा है, तो फील्ड अलग है, मेरे को फील्ड चाहिए था कि जो बिजनेस कर पाए मेरे साथ में, तो वो था। प्लस जो जिम वगैरह भी इंटरेस्टेड हो, अपने हेल्दी लाइफ जीता हो, तो वो जिम भी करती थी, ट्रेनिंग वगैरह मेरे साथ, हम लोग साथ में जिम करते हैं। हाँ, तो वो सब चीजें मिला के तो पता है कि यही लड़की है जो चाहिए थी, तो फिर फटाफट शादी कर ली। हाँ, बिल्कुल सही बात है, फटाफट सब कुछ सेटअप। अब दोनों तुम साथ में थे अभी? हाँ, साथ में थे, बुरा नहीं। गुड। अगर तू क्रिकेटर ना होता तो क्या होता? मैं पुलिस में होता। हम्म, देशभक्ति का शौक है, बॉर्डर में तो मुझे लगता है कि यह है कि बट सोसाइटी में पुलिस का दबदबा बढ़िया रहता है, अगर आप ईमानदारी से काम करो तो कर सकते हो तो ईमानदार पुलिस ऑफिसर होता? ईमानदार। सिंघम
सिंगम विंगम तो ठीक है, पता नहीं, बट ईमानदार होता है। वो कितना कर पाता है ईमानदार ऑफिसर, ये तो पता नहीं, बट हाँ होता है ईमानदार ऑफिसर। इंजरीज की बात करते हैं। अनफॉर्चुनेटली मेरे ख्याल से मैंने जितने क्रिकेटर्स देखे हैं उनमें से अनफॉर्चुनेटली सबसे ज़्यादा इंजर्ड होने वाले क्रिकेटर्स में मेरे ख्याल से टॉप पर रहूँगा। तेरा टॉप तो पता नहीं, बट हाँ एक ऊपर ऊपर के रैंक्स रहेंगे तेरे। कितने एमआरआई हो चुके हैं तेरे? मेरे 140 से ऊपर। 140 से ऊपर एमआरआई। हाँ। और इंजरीज कितनी हुई है? इंजरीज काउंट नहीं करी। इंजरीज तो क्या है कि हमारे तो कभी कभी उसमें भी हो जाता है कि हाँ थोड़ा डाउट है, रिव्यू तो करने के लिए हो जाते हैं, वैसे हो डाउट जाते हैं। करने के लिए हो जाता है तो कि ये ऐसा नहीं है कि 150 इंजरीज हुई 150 हैं, इंजरी बट है। वो है कि एक इंजरी में 3-4 एमआरआई हो जाती है, तो अब 30-40 इंजरीज तो हो ही गई होंगी। अब तो क्या इतने साल में 30-40 तो, हाँ 30-40 तो हुई होगी। उनमें से मेरे ख्याल से 15-20 तो मेजर होंगी। वो मेजर तो मुझे लगता है अभी पिछले 2-3 साल में ही है। पहले तो आई थिंक मसल इंजरीज तो स्पोर्ट्स में चलती रहती है। जो बैक में इंजरी हुई है, स्ट्रेस फ्रैक्चर, आई थिंक वो बड़ी इंजरी होती है। मसल इंजरी तो 4 हफ्ते में आप कितनी तो बार मैं पूछूंगा तुझसे वो कितनी बार वो खेला? हमें मैं तो जितनी बार डॉक्टर ने बोला उससे पहले ही खेला हूँ हर बार। हाँ। डॉक्टर ने 6 हफ्ते बोला तो मैं 5 में खेला हूँ, कभी 4 बोला तो मैं 2 में खेल लिया। मसल इंजरी तो क्या है कि जल्दी रिकवर आती है, बट जो बोन इंजरी है स्पेशली फास्ट बॉलर्स के लिए, बैक का जो फ्रैक्चर है वो मेरे को क्योंकि उसमें मिनिमम 6 महीना लगता है खेलने में ही वो, और एक तो जल्दी सही हो गई थी, दूसरी वाली मैं थोड़ा ज़्यादा टाइम लग गया रिकर होके, वो उसमें 1.5-2 साल लग गया। तो वो 2 बड़ी इंजरीज थी जो मेजर इंजरीज हुई है अब तक। बाकी तो मसल इंजरीज तो छोटी, मतलब ऐसी कोई ज़्यादा बड़ी इंजरीज में तो सिर्फ बैक वाली इंजरीज। जो लोगों का रवैया होता है, तो 2 पार्ट में मैं इसको डिस्कस करना चाहता हूँ तेरे से इंजरीज को। एक तो इंजरीज का होना, इंसिडेंस ऑफ इंजरीज, हम डिस्कस करेंगे कि क्या लाइक्लीहुड होता है, क्यों हुई होगी। उसके बाद जब उसका परमानेंट क्योर मिला या परमानेंट उसका सोल्यूशन मिला तो कितनी चीज़ों के कॉम्बिनेशन से मिला, ये तो एक चीज़ है। पर उसके पहले जब इंजरी होती है तो अफेक्ट क्या होता है मेंटली, इमोशनली? कैसे फॉर एग्जांपल जब तेरे को पहला स्ट्रेस फ्रैक्चर हुआ, वो लंबी इंजरी होती है जैसे कि तूने बोला 6 महीने के लिए बाहर, तो क्या 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 फीलिंग हुई कि क्योंकि तू फिटनेस अच्छी करता है, तू हर चीज़ का ध्यान रखता है, तू तेरे को हर चीज़ की नॉलेज है, तो कैसा महसूस हुआ कि यार मेरे को इंजरी हो गई? अब जब मेरे को स्ट्रेस फ्रैक्चर, उससे पहले मेरे को बहुत बार इंजरीज हो चुकी है, मतलब थी पहले भी कि कॉर्ड्स में होगा बहुत, और भी बहुत क्रूशियल टाइम है। अभी तो पिछले 2-3 साल में तो मेरे करियर के बहुत क्रूशियल टाइम पे इंजरीज हुई है, जहाँ पे मैं वर्ल्ड कप खेलने वाला था, वर्ल्ड कप में उसमें प्रॉब्लम्स में था। हो सकता है शायद फिट होता, शायद 3 वर्ल्ड कप खेला था पिछले। करेक्ट। और यही हमारी डिस्कशन भी होती थी उस टाइम मैं पे। 3 वर्ल्ड कप खेला, 3 नहीं खेल पाया। उससे पहले भी जब स्ट्रेस फ्रैक्चर हुआ था तब भी उस टाइम में मैंने हैट्रिक, जो मेरा था हैट्रिक ली थी, और मैं अच्छा खेला दोनों फॉर्मेट, T20 और वाइड मतलब वनडे में दोनों में आ गया था, अच्छा कर रहा था। फिर स्ट्रेस फ्रैक्चर हो गया, तो कुछ करियर के राइट मतलब गलत मोड पे इंजरीज हुई है। बट अगेन ये सब मेरे हाथ में है नहीं। मेरे हाथ में, मैं ये देखता हूँ, आप बोलते हो मेरे को, मैं थोड़ा प्रैक्टिकल इंसान हूँ, तो मुझे शायद कम मेंटली अफेक्ट करता है चीज़ें, क्योंकि जो इंजरी हो गई वो मेरे हाथ में तो है नहीं। मेरे हाथ में क्या है कि क्या मैंने सही ट्रेनिंग की थी, क्या मैंने सही चीज़ें की थी कि मुझे इंजरी ना हो, वो मेरे हाथ में है। उसके बाद भी अगर इंजरी होती है तो वो उसका मैं कुछ कर नहीं सकता, तो परेशान होने का कोई फ़ायदा है नहीं। तो मेरा माइंडसेट ऐसे चलता है कि जैसे इंजरी होती है तो वो बेटर कैसे हो सकती है, अब मैं कितनी जल्दी सही हो सकता हूँ। सपोज इंजरी हुई तो अभी जैसे जिन लोगों को नहीं पता, अगर मसल इंजरीज होती है तो सबसे पहले आइसिंग और कंप्रेशन सबसे इंपॉर्टेंट है। वो फर्स्ट 24 आवर्स में लोग क्या करते हैं, हफ्ते हफ्ते आइसिंग लगाते रहते हैं। तो ये मुझे भी नहीं पता था, बट मैं इतनी इंजरीज के साथ सीख गया कि फर्स्ट 24 आवर्स इज मोस्ट इंपॉर्टेंट आइसिंग के लिए, कि जितनी ब्लीडिंग कम होगी और जितनी स्वेलिंग कम होगी उतना जल्दी आप हील हो जाएगा आपका। और बेसिकली आपको वो ध्यान रखना है। तो अब जैसे मुझे अगर मसल इंजरी होती है तो मैं पूरी रात नहीं सोता हूँ। अगर इसे जब भी कोई इंजरी जो भी कर सकता है उसको कंट्रोल मैनेज करने के लिए, मेरा नेक्स्ट थॉट ही चलता है कि अब मैं कैसे जल्दी सही हूँ। तो मैं उसी दिन से शुगर खाना बंद कर देता हूँ, क्योंकि शुगर से इन्फ्लेमेशन होती है तो वो नहीं खा सकते आप, तो मैं वो बंद कर देता हूँ कम्प्लीटली। प्लस ज्ञान कहाँ से मिला है आपको? लोग बताते हैं तो याद, सब लोग देखो, सबको कुछ ना कुछ बताता है। कोई डॉक्टर ने बताया, अब जैसे मेरे को इन्फ्लेमेशन वाले मेरे को फिजियोलॉजी से बताई, आपने बताई है, हमारे टॉमी है उसने भी बताई है। तो अब मुझे उस टाइम पे बताया सबको जाता है, लेकिन उसको याद रखना, इम्प्लीमेंट कौन करता है? इम्प्लीमेंट करने में एफर्ट लगता है ना। अभी मैं इंजर्ड हो गया, अभी छोड़ यार इंजर्ड तो हो गया, अब तो मुझे 6 महीने लग रही है, जाके दारू पीता हूँ।
हाँ ये रवैया भी हो सकता है। हाँ आपने अगर दारू पी ली, मतलब कहने में दारू मतलब सब लोग नहीं पीते, कहने का मतलब वर्स्ट साइड ये है कि हाँ। आप ये भी कर सकते हो ना, आपने यू लेट गो क्या अरे यार अब तो मेरे को कुछ नहीं, अब क्या 6 करना? महीना 5 महीना लगेगा, अब तो छोड़ो, अब मैं 2-3 दिन चिल करता हूँ। मेरा माइंडसेट नहीं, मैं इंजर्ड होते ही नेक्स्ट काम होता है मुझे कैसे खेलना है जल्दी, अब कैसे से क्या चीज कर सकता हूँ। तो सबसे पहले आइसिंग, कि हर आधे घंटे में आइसिंग करता हूँ, पूरी रात नहीं सोता, हर आधे घंटे में आइसिंग करता हूँ और वो कंप्रेशन चढ़ा के रखता हूँ इधर। और फिर मैं ये विटामिन सी और ये सब जो भी खाने होते हैं जब जिसमें रिकवरी फास्ट होती है, हाँ। वो प्रोटीन, विटामिन सी प्लस ये होता है ना उसके लिए, बोन के लिए कैल्शियम, और ये सब जो भी खा सकते हो आप जल्दी रिकवरी के लिए वो। और जो चीज़ नहीं खाना है कि आप कम कार्ब्स खाओ, शुगर कम खाओ, उससे जल्दी रिकवरी होती है, वो सब मैं करता हूँ। प्लस रिहैब, आपको पता ही है आप भैया के सबसे ज़्यादा रिहैब तो भैया के साथ ही क्या है कि रिहैब में जो भी फिजियो बोल रहा है मैं उतना ही करना है, उससे ज़्यादा है कम करके सेंस नहीं है, जितना फिजियो बोल रहा है उतना ही करो आप। कि और आपका काम है फिजियो को पुश करना, फिजियो का काम नहीं है आपको पुश करना, क्योंकि आप बता सकते हो कि आपको क्या फील हो रहा है उस टाइम पे। करेक्ट। तो अगर फिजियो ने बोला है कि आपको 60% एफर्ट से या 40% एफर्ट से कोई भी एफर्ट करना, कोई भी चीज़ करनी है, तो आप बताओ कि मैं 40 में कंफर्टेबल हूँ, मैं आज 60 कर सकता हूँ, हाँ तो आप जल्दी रिकवर हो सकते हो। अगर आपको कि डॉक्टर फिजियो आपको एक जो Guidelines के हिसाब से टेम्पलेट के हिसाब से बताएंगे कि Correct. इस टाइम पे इतने से ही करना चाहिए, बट Correct. अगर आपको बेटर फील हो रहा है या वर्स्ट फील फील हो रहा है तो आप हाँ। दोनों बताओ कि मेरे को आज खराब फील हो रहा है, तो मैं वो फिर अवेयरनेस अपनी बॉडी की वो भी नॉलेज होनी चाहिए आपको। हाँ। कभी कभी बहुत सारे बॉलर्स हैं जो जिनको कुछ जो बेचारे स्टार्टिंग में आते हैं उनको बोलोगे भाई 50% करनी है और वो पूरा जोर लगा के फेंकते हैं, उनके लिए 50% मतलब फुल होता है, तो फिर वो भी नहीं करना है। तो वो छोटे मेरा बेसिकली इंजरी को लेके ये रहता है कि कैसे करके मैं जल्दी खेलूँ, क्योंकि मेरे हाथ में वही है। अब मेरे हाथ में बैठना और कि अब और थोड़ा सा बैठ के एनालाइज करना कि ये इंजरी हुई क्यों। हर इंजरी का कुछ ना कुछ रहता है कि ये इस ज़्यादा बॉलिंग से हुई, या फिर एक्शन में कुछ गड़बड़ थी कि शायद एक्शन से उस पर्टिकुलर बॉल, या मैंने ज़्यादा बॉलिंग करी, ज़्यादा ट्रेनिंग करी, रॉन्ग ट्रेनिंग करी, जो भी एनालिसिस होता है आपका वो बैठ के करता हूँ कि हाँ शायद ये नहीं करना चाहिए। तो हर बार नया ना कुछ ना कुछ तो try तेरे में ये एबिलिटी है कि तू उसको इमीडिएटली ऑब्जेक्टिवली देखने लगता है। हाँ। कि इंसिडेंट है, ये हुआ, ये क्यों हुआ होगा, इसको आगे प्रिवेंट कैसे कर करना सकते हैं और इससे फटाफट बाहर कैसे निकल सकते क्योंकि इवेंचुअली मुझे खेलना तो क्रिकेट ही है। ऐसा तो नहीं आज मैं बंद कर दूंगा कि भाई मुझे अगर इंजरी हो गई तो मैं 2 महीने बाद खेलूँ, 4 महीने बाद खेलूँ, खेलना मुझे क्रिकेट ही है। और अगर मैं दुखी होऊंगा कि यार अब मेरी टीम से जगह चलेगी, अब मैं नहीं खेला, कोई तो खेल ही रहा होगा और अच्छा कर रहा है, उसको मुझे आगे रिप्लेस करने में भी जोर आएगा, जो कि हो रहा है। जैसे अभी मैं हूँ, अभी मैं सही हूँ, बट ऑलरेडी जो लोग अच्छा कर रहे हैं उनको तो आपको अपने मौके का वेट करना है दोबारा, Correct. बट अगेन वो आपके हाथ में नहीं है। हाँ। तो उसको लेके परेशान होना, बैठे रहना, तो वो आपका कुछ कर ही नहीं सकते उसका, तो फिर वो चीज़ पे सोच के परेशान होने में कोई फायदा नहीं है। तो मेरा माइंड सेट वैसा है, थॉट प्रोसेस वैसा है कि जो चीज़ हो गई उसको कुछ कर नहीं सकते। और मेरे हाथ में क्या है, तैयारी करके वापस रेडी रहना कि कभी रिक्वायरमेंट होगी और मैं अच्छा कर रहा हूँ, टीम को रिक्वायरमेंट तो मेरा नंबर वापस आ जाएगा, और नहीं होगी तो नहीं आ पाएगा। मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की कि जो मैं कर सकता हूँ बस वो मेरे हाथ में। लोग तुझसे बहुत प्यार करते हैं, लोग तुझे बहुत, तेरे बहुत सारे फैंस हैं, तेरे से उम्मीद बहुत है लोगों को, लोग चाहते हैं कि तेरे को इंडियन टीम में देखें, तेरे को परफॉर्म करते हुए देखें। वही लोग फिर जब तू इंजर्ड होता है डिसअपॉइंट होते हैं, और वो डिसअपॉइंट होकर फ्रस्ट्रेट होकर कई बार ऐसी बातें बोलते हैं उनको नहीं बोलनी चाहिए। लोगों के बार बार इंजर्ड हो जाता है, उन चीज़ों का तुझ पे कोई इफेक्ट होता है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि उन्होंने देखा ही नहीं कि मैं क्या करता हूँ। अभी हर आदमी का जो टीवी पे मुझे देख रहा है उसके लिए मैं उतना ही हूँ जो वो मुझे टीवी पे दिख रहा है। ये आप मुझे बोलोगे तो मुझे खराब लगेगा, क्योंकि आप मुझे पर्सनली जानते हो कि आप अगर आपने बोल दिया मेरे को कि भाई क्या है, तू तो सही से करता है नहीं फिटनेस, या फिर तू सुनता नहीं है, या फिर तू बार बार इंजर्ड होता है, तो आप हो गए। या फिर जो मुझे देखते हैं पूरे दिन काम करते हुए कि मैं क्या करता हूँ अपनी क्रिकेट के लिए, अपनी फिटनेस के लिए, अगर वो मुझे कोई बोलेगा तो शायद मुझे खराब लगेगा। जो मेरे को जानता ही नहीं, जो जिसको पता ही नहीं मैं क्या करता हूँ, मेरे बारे में क्या ओपिनियन रखता है, अगर उसको लेके भी मैं परेशान हूँगा तो मैं जिंदगी में परेशान ही रहता रहूँगा। सही बात है। तो मैं इसलिए कुछ फर्क नहीं पड़ता। हाँ ठीक है, उनका ओपिनियन है अपना, वो उनको लगता है कि खेलना चाहिए, वो कि बार बार फिट हो जाता है, फिर शायद वो लोग कभी एक दिन बॉलिंग करके देखे भाग के स्पाइक्स पहन के, तो उनको अगले दिन थोड़ा चलने में भी दिक्कत होगी, तो समझ में आ जाएगा। जिसने खेला होता है वो कभी कमेंट नहीं करता। करेक्ट। ऐसा अगर जिसने नहीं कभी खेला है क्रिकेट प्रोफेशनली,
या तो वही लोग ऐसे कमेंट कर सकते हैं। तो जो लोगों ने किया ही नहीं वो चीज़, तो उनका कमेंट का मैं सोच के को परेशान हूँ। कई बार जो खेले होते हैं वो भी कमेंट कर देते हैं, और मुझे लगता है पर्सनली, बिकॉज मैं रहा हूँ बहुत सारे स्पोर्ट्स के लोगों के साथ अक्रॉस जनरेशन्स, तो मुझे लगता है कई बार भूल जाते हैं लोग कि वो भी वहाँ रहे हैं, वो भी इंजर्ड हुए हैं। ऐसा जब होता है कि कोचेज, एडमिनिस्ट्रेटर्स या कॉलीग्स अगर कुछ बोल दें, उससे कैसे डील करता है? अभी तक तो पीछे से अगर बोला हो तो पता नहीं, अभी तक फेस पे तो किसी ने बोला नहीं कि ऐसा ऐसा है। बट हाँ, बट जो लोग मुझे जानते हैं फिर बात वही हो गई कि मेरे इनर सर्कल हाँ, के वो लोग जो मुझे जानते हैं वो मुझे क्वेश्चन करें। हाँ, उन्होंने कभी तो ऐसा नहीं, हाँ। उनको पता है कि इसने पूरा एफर्ट किया था। अब सब लोग ये बोलते हैं ही वॉज अनलकी। अब तो उसके क्या अलावा बोलते हैं? ही वॉज अनलकी कि हाँ, भाई correct. गलत टाइम पे इंजरी हो गई। इंजरी सबको होती है, ऐसा नहीं है किसी को ज़्यादा होती है कम होती है। और एक मुझे लगता है कि एक थोड़ा बॉडी टाइप भी होता है कि कुछ लोग स्ट्रांग होते हैं नेचुरली, कुछ लोग इतने स्ट्रांग नहीं होते। तो जैसे आप स्पीशीज में भी देखो, बंदर, चिंपैंजी और गोरिल्ला सेम उसके हैं, बट स्ट्रेंथ वाइज सब में फ़र्क है। ऐसा ही हर ह्यूमन बॉडी भी सेम नहीं हो सकती। जेनेटिकली कुछ लोग स्ट्रांग होते हैं, कुछ लोग थोड़े से वैसे होते हैं, कुछ ज़्यादा स्ट्रांग होते हैं। तो जेनेटिकली मुझे लगता है जो लोग 150 या 60 फेंकते हैं वो कोई बना नहीं सकता। वो जेनेटिकली स्ट्रांग है, उनकी मसल्स बोन स्ट्रांग है, तभी वो इतना तेज फेंक पा रहे हैं। कुछ उनमें स्पेशल है, स्पेशल है, वो फेंक पा रहे हैं। नहीं तो हर कोई 150 फेंकना मतलब नेचुरल ह्यूमन बॉडी का मतलब हर किसी के बस के पास नहीं। 130 फेंकना है, अगर किसी को भी ट्रेनिंग कराओ 130 सब फेंक लेंगे। 130 एक रेंज है, 140 कुछ पहुंच पाएंगे, 150 कुछ कौन, 160 तो फिर एक कुछ ही लोग हैं, तो वो आउट ऑफ द रेंज आता है। तो आई थिंक वो है कि तो आप कह रहे हो जो अनकंट्रोलेबल्स हैं आप उसके बारे में बिल्कुल भूल जाते भूल जाओ कि हाँ हैं, यार ये तो चाहे मैं जेनेटिक है, चाहे कुछ ऐसा हुआ जो मेरे कंट्रोल में नहीं था, और उसको फटाफट ढूंढो। अगर वो फिक्स कर सकते हो तो करो। अब मैं नहीं कर सकते वैसे तो हर accept करो। हर इंसान के पास कुछ ना कुछ प्लस है, कुछ ना कुछ माइनस है। सही बात है। मेरे पास मुझे लगता है कि मेरे पास टैलेंट है, मेरे स्किल है, मैं बैटिंग भी कर सकता हूँ, बॉलिंग भी, आर्ट भी है, मैं सारी तरह की बॉलें फेंक लेता हूँ, सीखी है मैंने। मैं हार्ड वर्किंग हूँ, मुझे पता है कि मैं जितनी मेहनत करता हूँ काफ़ी है। मतलब आपको भी पता है कि मैं बहुत कम ही लोग होंगे जितने कर पाएंगे जितने मैं बिल्कुल करता सही हूँ। बात है। तो अब रह क्या जाता है, एक मेरे से मतलब भगवान हर किसी को सब कुछ नहीं देता। मेरे से एक फिजिकल मतलब जो है इंजरी वाला पार्ट मेरे को दे दिया पूरा, लेकिन जितना तू उस पर मेहनत करेगा उतना है लाइफ में तेरे को बेटर चीज़ें मिलेंगी। तो मैं ये देखता हूँ कि मेरा स्ट्रगल इस चीज़ में है, तो मैं उसी चीज़ में हमेशा अभी जैसे आपको बताया कि मैं यूके में था, तो मैं ट्रेनिंग भी, क्योंकि इतने साल से यहाँ ट्रेनिंग कर रहा हूँ और सबके अब मुझे पता है कि क्या सबके थॉट है, सबने ट्रेनिंग कर चुका हूँ मैं अपने हिसाब से भी, हर ट्रेनर के हिसाब से। तो अब नई अप्रोच भी ट्राई कर रहा हूँ मैं। तो मैं कुछ ना कुछ ट्राई करता रहता हूँ कि क्या ये चीज़ मेरे लिए वर्क कर रही है, नहीं कर रही है फिजिकली, खाने में भी कि क्या ये चीज़ें खाने में मेरे को बेटर सूट कर रही है, बॉडी फैट इतना होना चाहिए। अभी थोड़ा सा मैंने बढ़ाया है जानबूझ के। आप पिछले 1-1.5 साल में देखोगे तो पहले फैट परसेंटेज कम था, जो इतना बताते हैं कि भाई 15-16 इज गुड फैट परसेंटेज जो फास्ट बॉलर का होना चाहिए, मैं उस पर ही था। बट अभी मैंने थोड़ा सा बढ़ाया है, अभी मैं 17-18 पे पहुंच गया हूँ कि थोड़ा सा क्या पता फैट पर बढ़ा के थोड़ा सा बॉडी में प्रोटेक्टिव इफेक्ट आए। तो मैं ये चीज़ मेरे हाथ में जो है, मैं हर चीज़ कर रहा हूँ। करेक्ट। तो फिर उसके बाद रिजल्ट तो मैं सोचता नहीं कि अब हो सकता है कि अगले 3 साल नहीं हो इंजरी, नहीं, वेरी वेरी इंस्पिरेशनल, और हो भी सकता है कि हो जाए और इंजरी। लेकिन तूने लाइक यू सेड फिर तूने वो कर लिया ना सब कुछ जो हाँ, कर मैं सकता सब कुछ था। ट्राई कर रहा हूँ। तो मेरे को ये नहीं रहेगा कि भाई मैं जब क्रिकेट भी जब खेलता था, मतलब स्टार्ट किया था मैंने खेलना, जब मैं इंडियन टीम में नहीं खेल रहा था, 2018 में मैं खेला, मेरा डेब्यू हुआ। उससे पहले मेरा डेब्यू 2010 में हो गया था रणजी ट्रॉफी में, और मेरा बहुत अच्छा सीजन गया था पहला। करेक्ट। तो 7-8 साल जब मैंने अपना एक्शन वगैरह चेंज किया, अपना स्पीड बढ़ाने के लिए कोशिश की, मैं उस टाइम पे 25-30 ही फेंकता था। फिर जब तक मैं डेब्यू खेला, मेरे डेब्यू वाले दिन 2 सपने पूरे हुए थे कि भाई एक तो मेरे को 45 फेंकनी है किसी दिन, और इंडिया के लिए खेलना है। जब मैं इंडिया के लिए खेला, मैंने फर्स्ट मैच में 145 फेंकी थी। अच्छा। वो जोश था कि यहाँ मतलब मैं सारी बॉल नहीं, एक बॉल फेंकी थी, बाकी कंसिस्टेंटली 140, 144, 43 तक फेंकी थी फर्स्ट मैच में। तो वो मेरी जर्नी 130 के बॉलर से 145 तक पहुंचना भी बहुत, वो 7-8 साल में, आप जिन लोगों को नहीं पता, आई थिंक क्रिकेट में सबसे डिफिकल्ट काम यही है कि अगर आपकी नेचुरल स्पीड 130 है और आपको 145 पहुंचना है, तो आपको एड़ी चोटी का जोड़ लगाना पड़ेगा 145 टच करने के लिए एक मैच। और उसमें बहुत मेरे को 6-7 साल लगे कि मैं 140 फेंक पाऊँ मैच में। मतलब अभी
वो बहुत, क्योंकि अगर मैं वो नहीं करता शायद इंडिया नहीं खेल पाता, क्योंकि वो इंडिया खेलने के लिए आपको पेस चाहिए। आप 130 पे बड़ी मुश्किल से ही आप अभी तो नहीं खेल पाओगे, क्योंकि अभी तो विकेट्स भी बहुत फ्लैट हो गए, वाइट बॉल है, बैटिंग गेम हो गया, ग्राउंड भी छोटा हो गया, तो उस पेस पे नहीं सर्वाइव कर सकते। तो वो पेस जनरेट करने के लिए मैंने मतलब 8 साल दिए, तब जाके मैं वो वहाँ पे पहुँच पाया। तो वो डिफिकल्ट काम है, तो उसमें इंजरीज भी होती है। हाँ एग्जैक्टली, मैं यही कहने वाला था कि उसमें वो ट्रेड ऑफ वो भी है ना। अगर मेरे से पूछे कि मैं इतना इंजर्ड क्यों होता हूँ, तो मैं जो सबसे ज़्यादा रीज़न है, क्योंकि मैं हर मैच अपने 110% पे खेलता हूँ। मुझे, अब वही गाड़ी है, आप उसका फुल एक्सीलेटर पे घुमा के चला रहे हो तो वो कहीं ना कहीं तो टूटेगी। अगर मैं अपनी 90% से खेलूंगा तो शायद मेरे को मतलब मेरी नेचुरल स्पीड मुझे लगता है कि 130 से 34 के आसपास है। मैं अगर कंसिस्टेंटली उस पेस में फेंकूंगा तो मुझे लगता है कि इंजरीज मेरे को कम होंगी, बट मेरे को रहता है कि मैं वो 140 के आसपास रहूं। और क्योंकि अफेक्टिव वो है, अगर उस पेस पे स्विंग हो रही है तो आप ज़्यादा अफेक्टिव हो किसी भी फॉर्मेट में। तो शायद वो एक रीज़न है कि मैं हमेशा हर मैच में 100% भी देता हूँ। जो तेरा पहला स्ट्रेस फ्रैक्चर था कौन से ईयर में था वो? 2019 16 दिसंबर 16 दिसंबर 2019। उस टाइम तेरी एज लेकिन 25 से कितनी, 26 27 थी? 27 थी तेरी एज। उस एज ग्रुप में या उस एज में ये फ्रैक्चर, स्ट्रेस फ्रैक्चर बहुत रेयर होता है। तो हम भी काफ़ी सरप्राइज थे कि ये तेरे को इंजरी हुई है। उस इंजरी, उससे स्ट्रेस इंजरी से तूने वो हील हुआ, निकला, तो खेला मेरे ख्याल से क्या 2 साल 3 साल, उसके बाद यू कंटिन्यू टू प्ले ना, फिर इंडिया भी खेला। हाँ निकले। उसके बाद तुम्हें दोबारा ये स्ट्रेस फ्रैक्चर हुआ, वो किस एज में हुआ था? वो 2 साल पहले? 2 साल पहले वो IPL से 29 पहले? 29 में, वो 27 26 में था, 29 में हुआ था। 29 में हुआ था। और उस टाइम पे आईपीएल से एकदम पहले हुआ था? नहीं, उसके पहले साल आईपीएल नहीं, आईपीएल से पहले हुआ था। मैं आईपीएल जो मिस किया था मैंने, एक 2022 का मैंने आईपीएल मिस किया था। 22 का आईपीएल मिस हुआ बिकॉज ऑफ स्ट्रेस इंजरी। वो उसमें तेरे को 1 साल से ऊपर लग गया, 1.5 साल लग गया उस इंजरी को। और फिर हमारी डिस्कशन ये हुई थी कि अगर ये आईपीएल अपने लिए बहुत क्रूशियल है, तो उसके बाद हमने उसको बैक इंजरी, हाँ जो उस टाइम पे तू आईपीएल खेला तो उस टाइम तेरी एक बैक इंजरी थी, हाँ राइट? तू पूरा आईपीएल बैक इंजरी के साथ कैसे खेला और इतना अच्छा परफॉर्म कैसे किया? तो परफॉर्म सेम सवाल में से ना बुमराह ने पूछा था, क्योंकि उसको अच्छा। मैंने बताया था कि ऐसा मैं खेला एक सीजन, उसको पता है, उसको स्ट्रेस फ्रैक्चर हुआ है तो उसको पता है। तो बोला कि भाई मैं तो चल भी नहीं पा रहा, तू आईपीएल कैसे खेल लिया उसके अंदर? तो वो है कि क्योंकि एक सीज़न में ऑलरेडी मिस कर चुका था 2022 का, तो मैं दूसरा सीज़न मिस नहीं करना चाहता था। एक तो पहला रीज़न तो वो था कि भाई कि मैं खेलना चाहता था। एक होता है कि आप खेलना चाहते हो बट आपकी बॉडी भी सपोर्ट नहीं कर रही है, या फिर आप परफॉर्म भी नहीं कर पा रहे हो। आप खेलना चाह रहे हो बट आप खेल के ख़राब कर रहे हो, टीम हार रही है, तो वो भी पॉसिबल नहीं है। करेक्ट। तो वो मैं कहूँगा कि थोड़ा सा किस्मत भी थी, मैं कहूँगा उसके अंदर। मेरा एक तो ये था कि आपको भी कंसल्ट किया था मैंने कि हम कैसे कर सकते हैं। तो वो फर्स्ट 2-3 मैच में तो मैं अच्छे उस पर पेस पे बॉलिंग की थी। फिर उस बैक की इंजरी से मेरे हैमस्ट्रिंग में टेयर हो गया था 2023 में, और वो ग्रेड 2 टेयर था, क्योंकि अगर बैक आपकी इंजर्ड है तो लग नहीं पा रही है तो हैमस्ट्रिंग लोड लेके हैमस्ट्रिंग या कॉर्ड्स में इंजरी होगी, तो वो टेयर हुआ। तो स्टार्टिंग के 2-3 मैच में हम अच्छा कर रहे थे। फिर जब मैं इंजर्ड हो गया तो बीच में हम 6 मैच नहीं खेले 2023 में, जो सीएसके आईपीएल जीता था, वो सीज़न की बात है। तो उसमें जब मैं 6 मैच नहीं खेला तो हम लोग बीच में आ गए थे, हम लोग 5वें-6ठे नंबर पे थे उस टाइम पे, और हम लोग बॉलिंग से मतलब इतना अच्छा नहीं कर रहे थे। कुछ बॉलर अच्छा कर रहे थे, कुछ नहीं कर रहे थे। तो फिर जब मैं वापस खेला तब मेरे हैमस्ट्रिंग में भी टेयर था, मतलब, और बैक में तो था ही प्रॉब्लम, और हैमस्ट्रिंग में भी मतलब पूरा फिट नहीं हुआ था उसमें, मतलब। बट अगर मैं नहीं खेलता तो शायद फिर हम क्वालिफाई नहीं करते, लेट हो जाते। तो मेरे को लग रहा था कि खेल लेना चाहिए। फिर मैंने माही भाई से भी बात की थी, तो उन्होंने बोला तेरे को लग रहा है तो तू खेले। तो जब मुझे याद है कि मैंने पहली बॉल फेंकी तो 115 की थी। अच्छा। हाँ, ऊपर ने देखा तो 122-23 से ऊपर कोई बॉल नहीं की थी। और उस मैच में मैंने 3 ओवर में 18 रन और 1 विकेट था। और उस टाइम उस आईपीएल में मेरे को माही भाई को पता था कि माही भाई को बताया हुआ था कि मेरे को ये दोनों इंजरी हैमस्ट्रिंग का पता, बैक का उनको पता था।
तो इसलिए उन्होंने मेरे को कभी चौथा ओवर दिया ही नहीं। उन्होंने सिर्फ था कि मेरे को तो 3 ओवर पावर प्ले में डाल के दे, और मेरा काम भी था कि पावर प्ले में डाल के, और वो अपने पास ही खड़ा रखते थे शॉर्ट फाइन लगे थर्ड मैन पे, उनके पास ही रहता था, फील्डिंग में भी नहीं भगाते थे कुछ उनको। करने की जरूरत नहीं, 3 ओवर डाल बस। 3 ओवर डालने हैं, और अगर बैटिंग आ गई तो ऐसे उस बाद में तो कभी वो तो आई नहीं, बट वहाँ पे तो वो 3 ओवर पहला स्टार्ट किया मैंने 118, और धीरे धीरे थोड़ी पेस भी बेटर होती गई, बस थोड़ी किस्मत भी थी कि उस पेस पे मुझे विकेट भी मिल गए। उसके बाद मुझे हर मैच में 2 विकेट 3 विकेट पावर प्ले मिलते गए, और अगर आप 2 या 3 विकेट पावर प्ले ले रहे हो तो आप एज अ टीम बहुत अच्छी पोजीशन में आ जाते हो। तो मेरे फाइनल तक हर मैच में 2 विकेट थे, Correct. 2 और 2 से ज़्यादा। करेक्ट। तो फिर जब मैं अगले 6-7 मैच खेला, तो हम क्वालिफाई भी करे, फाइनल भी खेले, वो जीते भी, वो बहुत बड़ा फाइनल भी हुआ। तो मेरे लिए खुद के करियर में बहुत बड़ा वो था कि मैं अगर इतनी लास्ट में तो मेरी दोनों कोर्ट्स ने जवाब दिया था, क्योंकि ये नहीं लग रही कि बैक भी नहीं लग रही, और कोर्ट्स तो मेरी घुटने भी नहीं मुड़ रहे थे। तो मेरी दोनों टांगों में टेपिंग, बैक में टेपिंग, हैमस्ट्रिंग में टेपिंग, कोर्ट्स की टेपिंग, और वैसे मैं एकदम वो मम्मी बन के नहीं होता है, वो मम्मी वैसे वैसा करके खेला था फाइनल लास्ट के वो। और फाइनल मैंने एफर्ट किया था, फाइनल में मैं 136-37 तक मैंने फेंकी थी बॉलिंग, क्योंकि अब तो मैंने कहा तो फाइनली अब तो मुझे पता है कि मुझे प्रॉपर रिहैब करना ही है बैक का। तो मैंने कहा अब तो इसमें जोर कुछ हुआ भी तो जो डालेंगे। तो फाइनल में जाके मैं बिना डर के मैंने बॉलिंग की थी, बट उससे पहले तो हर बॉल पे कॉन्शियसली कि डर लग रहा था कि कुछ भी हो सकता है किसी भी बॉल पे। करेक्ट। तो वो पूरा सीजन बड़ा टफ था। प्लस मेरे लिए लर्निंग थी कि मैं अपना एक सेल्फ कॉन्फिडेंस आया मेरे को उसके बाद में, कि अगर मैं इस इतने एफर्ट से बॉलिंग करके भी अच्छा कर सकता हूँ आईपीएल में, तो अगर मैं 100% दूँ तो फिर मुझे कभी भी परेशानी की जरूरत नहीं है मेरी परफॉर्मेंस को लेके। करेक्ट। कि मेरे में कैपेबिलिटी है कि मैं 120-21 की बॉल से भी स्पीड फेंक के भी, 25 की स्पीड फेंक के भी अगर मैं डिसेंट कर सकता हूँ टीम के लिए, दैट मीन्स आई हैव दैट स्किल। इसलिए मैं इस सीजन भी एक मैच मेरे को हैमस्ट्रिंग में थोड़ा निगल हो गया था, क्योंकि मैं एक्चुअली इस बार इंजरी नहीं हुई, मैं फिसल गया था। वार्म अप करते टाइम में जब इनिंग के बीच में मैं जहाँ से पैर बढ़ता हूँ मिट्टी निकल के मैं गिर गया था, तो मेरे को थोड़ा ऊपर से थोड़ा कुछ हो गया था हैमस्ट्रिंग में। बट उस मैच में भी मैं 3 ओवर फेंक दिए थे मैंने, क्योंकि वो भी सारी नकल बॉल ये सब बॉल फेंक हो के 3 ओवर फैल के निकाल दिए। हाँ, तो बट वो है कि मेरे को खुद को कॉन्फिडेंस बहुत आया कि मैं अगर इतनी वही है कि मैं पॉजिटिव क्या लेना है लाइफ में, तो वो पॉजिटिव ये था कि मैं अगर इतने एफर्ट से कर सकता हूँ, जब मैं फुल फिट हूँगा तो मैं बहुत अच्छा कर सकता हूँ आईपीएल में। उस आईपीएल में मेरे को याद है कि हमने उसमें तेरी ट्रेनिंग में बहुत सारे चेंजेस किए थे, तो तेरी जो ट्रेनिंग थी वो बिल्कुल अलग हो रही थी। तो तेरे को लगता है कि अगर कोई सीरियस इंजरी भी हो तो उसके अराउंड ऐसी चीज़ें की जा सकती हैं? सीरियस इंजरी मतलब ऑब्वियसली स्टिल मैनेजेबल, स्ट्रक्चरल फ्लॉ इतना बड़ा ना हो, बट उसके अराउंड एक चीज़ें कुछ ऐसी हो सकती हैं मैनेजमेंट वाइज, मैनेजमेंट ऑफ द इंजरी वाइज, कि जिससे कि पॉसिबल है फिर भी उसके साथ खेलना। आई थिंक डिपेंडिंग ऑन इंडिविजुअल स्किल, अगर कोई स्पिनर है तो खेल सकता है मैनेज करके। फास्ट बॉलर अगर कोई 150 का बॉलर है और उसको इंजरी है तो वो नहीं खेल सकता मुझे लगता है, क्योंकि अगर वो खेलेगा तो पेस कम, जैसे मेरा भी पेस कम हुआ है ना। हाँ करेक्ट। बट मेरी स्किल दूसरी थी कि मैं स्विंग करा सकता हूँ, बॉल में वेरिएशन बहुत सारी है, तो वो सब कर सकता। अगर वो है आपका उसमें कर सकते हो। अगर मेरा स्ट्रेंथ मेरी पेस है और वो मेरी कम हो गई, हाँ अगर ये स्विंग में तो होता है कि अगर मैं एक स्विंग करा रहा हूँ बॉल तो कम पेस पर ज़्यादा स्विंग होती है, धीरे आती है, और कभी कभी वो ज़्यादा डेंजरस हो जाती है। हाँ कि अगर धीरे पेस से स्विंग हो रही है तो बैट्समैन को आदत नहीं खेलने की तो चल सकता है, बट अगर कोई 150 वाला बॉलर है और वो 130 फेंक रहा है तो वो फिर नहीं कर सकता। तो आई थिंक डिपेंडिंग ऑन स्किल की कौन इंजरी में खेल सकता है कौन नहीं खेल सकता, और मेंटली भी थोड़ा आपको वो होना पड़ेगा कि जैसे मेरे को इतनी सारी हुई हैं तो मेरे को पता है कि मैं इस वाली में खेल सकता हूँ, इसमें नहीं खेल सकता। कितनी बार मैं बॉल छोड़ के भी गया हूँ कि भाई अब मुझे पता है कि अब मैं अगली बॉल नहीं कर सकता, तो वो जाना पड़ा है। तो या फिर कभी और होता है कि हाँ हो गई है इंजरी, बट मैं स्टिल 2-3 बार हुआ है आईपीएल में कि मेरे को हैमस्ट्रिंग इंजरी हो गई है और मुझे पता है कि मैं फिर भी 2 ओवर फेंक के गया हूँ कि भाई पावर प्ले के 3 ओवर फेंक देता हूँ, फिर बाद में होगी आगे तो खेल नहीं पाऊंगा, बट फिर भी किया है। तो वो पता भी होना चाहिए आपको कि यार मैं कितना कर सकता हूँ। कितना ज़रूरी होता है कि आपके आसपास कौन लोग हैं जो आपको हेल्प कर रहे हैं उस टाइम पे इंजरी को मैनेज करने में? वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आई थिंक जो अच्छे एथलीट्स हैं उनके पास तो ऑप्शन होता है कि एनसी चले जाए या स्टेट के बाद। जो लोग छोटे लेवल पे खेल रहे हैं उनके लिए बहुत डिफिकल्ट हो जाता है कि क्या करें। और लोगों के साथ में आप भी ओपन होने चाहिए। अगर किसी ने कुछ बोला है आपको, पहले बात आप ट्रस्ट करते हो इंसान में, बहुत इंपॉर्टेंट है। आप किसी भी फिजियो ट्रेनर के साथ ट्रेनिंग कर रहे हो किसी भी इंजरी में, तो आपको पहला तो ट्रस्ट होना चाहिए उस पर। ट्रस्ट है तो फिर आप वो जो बोल रहा है वो करना चाहिए, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने देखा है बहुत
जो इंजरीज में क्या होता है कभी कभी, हाँ कर रहे हैं बट ट्रस्ट नहीं है। ट्रस्ट होना अपने फिजियो में और डॉक्टर में बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लस छोटे लेवल वाले हैं उनके पास, जो मुझे लगता है कि इंडिया में अभी एक्सेस नहीं उतने लोग नहीं उतने है। अच्छे फिजियोज है नहीं कि जो उनको अच्छे से गाइड कर पाए। जो बाकी फिजियोज जो ज़्यादा देखने को मिलते हैं वो स्पोर्ट्स रिलेटेड नहीं है, वो आपको ऐसा कर देंगे कि हाँ ठीक है आपको पेन ऑफिस मैनेज, जा सकते हो। हाँ और पेन मैनेज हो जाएगा, आपको चलने फिरने में दिक्कत नहीं होगी, बट रिटर्न टू प्ले, हाँ, रिटर्न टू फंक्शन। आई हाँ। थिंक वो फंक्शन आपके लिए प्ले है, किसी के लिए वो फंक्शन हो सकता है कि मैं दौड़ता हूँ नहीं, सुबह। एथलीट्स की बात हो रही है, एथलीट स्ट्रगल करते हैं। नॉर्मल जनता तो क्या है कि अगर सपोज मेरी रेंज इतनी है, इतनी रहेगी तो क्या फर्क पड़ रहा है, मैंने तो जाके लैपटॉप पे काम करना है। बट अगर किसी क्रिकेटर की कोई इंजरी हो गई शोल्डर में और उसकी रेंज यहाँ से यहाँ कर दिया आपने, वो तो खत्म हो गया, वो तो खेल नहीं पाएगा। तो जो फर्स्ट ट्रीटमेंट है वो कितना इंपॉर्टेंट है। अगर आप फर्स्ट ट्रीटमेंट ही आपकी बड़ी इंजरी के बाद में गलत हो गया और आपकी रेंज कम हो गई मसल की, तो फिर आप स्ट्रगल करोगे जिंदगी भर ही। वो बहुत इंपॉर्टेंट है। वो हमारे यहाँ मुझे लगता है अभी इतना स्ट्रक्चर है नहीं इंडिया में कि हर किसी एथलीट के पास में एक्सेस हो अच्छे फिजियोस का, वो थोड़ा लैक है हमारे इंडिया में। इंजरी के बाद वापस आना, उसके बाद बहुत बार ऐसा देखा जाता है कि मैकेनिक्स ही चेंज हो जाती है। जिस तरीके से आप बॉलिंग कर रहे हो, बैटिंग कर रहे हो, रनिंग कर रहे हो, थ्रोइंग कर रहे हो, किसी भी स्पोर्ट में आपकी गोल्फ स्विंग है, टेनिस सर्व है, जो भी इंजरी हुई है वो उसकी मैकेनिक्स चेंज कर देती है। वो किसका काम है कि मैकेनिक्स रिस्टोर करवाए? कोच का काम है और खुद एज ए इंडिविजुअल प्लेयर का काम है कि जब आप इंजरी के बाद में दोबारा स्टार्ट कर रहे हो तो वो आपको बेसिक से स्टार्ट करना होता है, एक स्टेप से। बैटिंग में भी आप डिफेंस से बैकलिफ्ट नॉर्मल अंडर आर्म बॉलिंग से खेलते हो, बॉलिंग के अंदर आप एक स्टेप से बॉलिंग करते हो। तो जब आप वो कर रहे हो उसमें आपको वही कॉन्शियस माइंड से एफर्ट करना है कि मैं पहले जैसा मेरा था वैसे आना चाहिए। पहले तो आपको पता होना चाहिए कि आपकी बॉडी के बारे में ऐसा करता था। इसलिए जो लोग नए होते हैं उनको इंजरी होती है, उनको बड़ा दिक्कत होती है। एक एज के बाद में अगर किसी को इंजरी होती है वो फिर भी मैनेज कर लेता है क्योंकि उसको आइडिया है, इतने साल से वो खेल रहा है। नए बच्चों के साथ ही होता है, उनको पता ही नहीं क्या करते। तो इसलिए आज की तारीख में वीडियोस बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अपने खुद के वीडियोस देखने चाहिए कि मैं ऐसे बॉलिंग करता हूँ, मेरा हाथ यहाँ आता है। और जब मैं स्टार्ट कर रहा हूँ दोबारा, आपके हाथ, अब तो हर किसी के पास फ़ोन है तो अपनी वीडियो सबके पास होती है। जब आप स्टार्ट कर रहे हो दोबारा, तो जब आप बॉलिंग करना स्टार्ट ही किया ना, तो यू स्टार्ट कंपेयरिंग योरसेल्फ कि हाँ मैं वैसा कर रहा हूँ या नहीं कर रहा हूँ। अगर कुछ गलत हो रहा है, सपोज मेरे हैमस्ट्रिंग में इंजरी हुई है, अब उसको प्रिवेंट करने के लिए मैं छोटी स्ट्राइड से स्टार्ट कर रहा हूँ और वो धीरे धीरे मेरी छोटी होगी स्ट्राइड। हाँ, एग्जैक्टली। तो वो उससे कुछ और हो जाएगा, उससे फिर मेरी पेस कम हो जाएगी। करेक्ट। मतलब कुछ स्ट्राइड छोटे होने से पेस भी कम होती है, वो एक है। तो अगर फॉर एग्जांपल है, कुछ भी हो सकता है ऐसा। तो आपको अपनी पुरानी रिकॉर्डिंग के साथ में हमेशा कंपेयर करते रहना, इसलिए कोच का काम आता है। कभी कभी होते हैं कुछ प्लेयर्स इतने स्मार्ट नहीं होते हैं या इतने अवेयर नहीं होते हैं, तो कोच का काम है कि उसको बताता रहे कि भाई तेरा हाथ इधर से नहीं आ रहा, तेरा पैर इधर से नहीं आ रहा, पहले की तरह नहीं आ रहा। अब इसलिए कभी कभी कोच को भी कुछ इतने सारे बच्चों को कोचिंग कर रहे हैं, तो इसलिए आई थिंक रिकॉर्डिंग बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको हमेशा जब आप अच्छा कर रहे हो उस टाइम की वीडियोस हमेशा अपने पास रखो, ताकि जब आपको इंजरी हो या खराब टाइम हो तो यू ट्राई टू गो बैक टू देम। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप वीडियोस रखो अपनी। और ये आइस बाथ के बारे में क्या ख्याल है आपका? आइस बाथ, रिकवरी बूट्स, थेरागन्स, टेक्नोलॉजी ओवरऑल जो रिकवरी और रिहैब में यूज होती हैं। आई थिंक अगर आप सही तरीके से यूज कर रहे हो तो हर चीज़ अच्छी है। तो यूज करता है कुछ इनमें से? मैं हाँ, आइस बाथ बॉलिंग के बाद जब भी ज़्यादा बड़ा वर्कलोड होता है तो आइस बाथ हमेशा अफेक्ट करता है। अच्छा। बॉलिंग जैसे टेस्ट मैच में खेल रहे हैं या वनडे मैच खेल रहे हैं, मैच खेलने के बाद ना हमेशा आइस बाथ लेता हूँ। और इसमें ड्यूरिंग ट्रेनिंग वैसे जब ट्रेनिंग में नहीं रहता, क्योंकि ट्रेनिंग में आई थिंक उतना आप एक्स्ट्रा नहीं पुश करते हैं। मतलब कि मैच का इंटेंसिटी 10 ओवर का प्लस ट्रेनिंग का इतना नहीं हो पाता। ट्रेनिंग में मैं इतना नहीं लेता हूँ। ट्रेनिंग में बाकी सब मसाज वगैरह, मतलब एवरी ऑल्टरनेट 2-3 दिन बाद वो लेना, वो सब मैं करता हूँ आई थिंक। और एक पॉइंट जो है मैं बोलना चाहूँगी, आज की तारीख में सब लोग ये हाथ में जो पहनते हैं, जो बैंड आता है टू नो योर स्लीप, टू नो योर हार्ट रेट, GPS भी पहनते हैं। वो भी अच्छा है उससे, बट लोगों को समझ नहीं आता उससे डेटा मिल रहा है आपको। वेरी इंटरेस्टिंग। करेक्ट, बिल्कुल सही कह रहा है। बट आप उसका कर क्या रहे हो वो इम्पोर्टेंट है। हाँ। आज मैं, अबे यार आज तो मैं 4 घंटे सोया हूँ, आज तो मेरी 2 घंटे ही नींद आई। अरे ठीक है 2 घंटे नहीं, अब तू ठीक कर क्या रहे हो उसको कि तुम्हारी और अच्छी नींद आए। हाँ। तो ये मैं पिछले 2-3 साल में सीखा हूँ।
ये मेरी वहाँ जब से मैं यूके में ट्रेनिंग करना, वो मेरे को पता लगा कि उसको कैसे यूटिलाइज करना है। अच्छा, जैसे अभी मैं एक उसकी कोई टिप्स? टिप्स, हाँ वैसे अब जैसे मैं एक बैंड पहनता हूँ यहाँ, वो जो सब रिस्ट पे पहनते हैं वो हार्ट के लिए पास रहता है, जो फुटबॉलर सब यूज करते हैं, क्योंकि मैं फुटबॉल क्लब में ट्रेनिंग करता हूँ, ठीक है, तो इसलिए उन लोगों का ट्रेनिंग मेथड्स भी अलग है। ठीक तो है। वो एक यहाँ लगाता है और एक जीपीएस जो हम लोग सब लोग यूज करते हैं। सो हार्ट रेट मॉनिटर और जीपीएस का जीपीएस, तो बेसिक जिनको नहीं पता है, हार्ट रेट से पता लगता है कि आपका हार्ट रेट कितना क्या है उस पर्टिकुलर सेशन में, और जीपीएस से आपकी स्पीड कितना, डिस्टेंस कितना कवर किया है, कितनी स्पीड पे भागे आप, और ये बॉडी बैलेंस लेफ्ट राइट, आपके लेफ्ट साइड ज्यादा भाग रहे थे या राइट साइड ज्यादा भाग रहे थे, तो ये डेटा मिलता है इससे। अब वो डेटा यूज कैसे करना है, अब जीपीएस तो शायद हर किसी के पास नहीं, बट हार्ट वाला सबके पास है। हार्ट वाला जनरली क्या है और कि अब तो वॉचेस में है, वॉचेस बहुत में है, तो जगह ये है। आप कर सकते हो। तो हार्ट रेट से जो मैं गलती करता था, जो मेरे को सीखने को मिला, मैंने पहले ट्रेनिंग में पहनी, फिर मैंने जाके रणजी ट्रॉफी खेला तब पहना मैंने वो। तो जब रणजी ट्रॉफी से जो नंबर आया ना उसके अंदर, वो बहुत शॉकिंग थे। अब उसके अंदर जोन होते हैं, जोन इज ग्रे जोन, ब्लू जोन, ग्रीन जोन, येलो, रेड। रेड तक लास्ट है। ग्रे जोन तो बेसिकली पहने को तो ग्रे है। ब्लू मतलब 120 के हार्ट रेट में, ग्रीन 140 के हार्ट रेट, और येलो मतलब 150 के ऊपर, 153 से ऊपर जाता है येलो जोन, और रेड जोन इज 170 प्लस हार्ट रेट। 170 तो मतलब एक्सट्रीम एक्टिविटी कर रहे हो, वो एक्सट्रीम है, उसको वो रेड जोन है कि भाई रेड जोन में करना है। आज जब मैं रणजी ट्रॉफी खेला, मैंने पहना, तो उसके अंदर आया कि मैंने 8 घंटे वो पहना है रणजी ट्रॉफी में, ठीक है, जिस दिन हमारी बॉलिंग है, और मैंने 15 ओवर बॉलिंग की है। तो वो मैं रेड जोन में रहा हूँ 25 मिनट, अच्छा, येलो जोन में रहा हूँ 45 मिनट, और प्लस फिर ग्रीन जोन में रहा हूँ मैं 1 घंटा। तो टोटल 140 से हार्ट रेट मेरी रही है 2-2.5 घंटे के ऊपर। अब मैं ट्रेनिंग कर रहा हूँ, ट्रेनिंग में मैं पहुंच ही नहीं रेड जोन तक। अब मैं ट्रेनिंग एफर्ट कर रहा हूँ, मैं बॉलिंग कर रहा हूँ, मैं उसके अंदर रेड जोन में पहुंचा ही नहीं हूँ कभी भी। मैंने येलो जोन में 2 मिनट गया हूँ, और ट्रेनिंग और ग्रीन जोन में ही मैं अपना स्टे कर रहा हूँ। तो जब मैं मैच में जा रहा हूँ तो तेरे लिए स्पाइक हो गया वो? मेरे लिए इतना ज्यादा स्पाइक हो गया है कि भाई इंजरी के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ गए मेरे। अब मुझे ट्रेनिंग वैसी करनी है कि मैं रेड जोन और येलो जोन में जाऊं, करेक्ट, तब जाके मैं मैच में उसी लेवल पे कर पाऊंगा, मेरी इंजरी के चांसेस कम बढ़ जाएंगे। तो ये लोगों को पता ही नहीं अभी तक कि उसको यूज कैसे करना है। ये मैं भी सीखा जाके कि आप ट्रेनिंग कर रहे हो, ट्रेनिंग में भी पहनो। करेक्ट, जब ट्रेनिंग में पहन रहे हो तो पता लगना चाहिए, अच्छा मैच में मेरा हार्ट रेट इतना जाता है। और सेम चीज जीपीएस के लिए भी है। जीपीएस में अगर आप, और ये होता है कि अगर मैं प्रैक्टिस में कह रहा हूँ, प्रैक्टिस में उतना एफर्ट नहीं लगा रहा हूँ, सपोज उसमें रनअप का स्पीड बताता है कि मैं इतनी स्पीड से भाग रहा हूँ, तो उसमें किलोमीटर्स में बात करते हैं कि मेरी रनअप स्पीड 24 किलोमीटर पर आवर है। जो एवरेज स्पीड रहती है फास्ट बॉलर्स की 20 to 24 एवरेज स्पीड रहती है। करेक्ट, कुछ लोगों की तेज है 26-27 तक। मैंने से उसकी देखी है, ये इमरान मलिक की, क्योंकि उसका रनअप लंबा है, वो तेज भागता है। तो एवरेज 24 है। अगर आप प्रैक्टिस में 18 किलोमीटर या 19 किलोमीटर से भाग रहे हो, सडनली आप मैच में जाओगे और आप 24 से भागने लग गए, तो इंजरी के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो प्रैक्टिस के अंदर भी आपको उसी स्पीड से भाग के बॉलिंग करनी चाहिए। प्लस आपकी जो नॉर्मल स्पीड है स्प्रिंटिंग, वो 30 से ऊपर होनी चाहिए। तो ये सब उस डेटा को यूज कैसे करना है जो आ रहा है इससे टेक्नोलॉजी से, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। लोगों को पता लग गया है कि हाँ डेटा आ रहा है, बट उसको यूज कैसे करना है ये थोड़ा सा अभी और थोड़े लोगों को नॉलेज। बिल्कुल सही बात है। इनफैक्ट बहुत सारी चीज़ों को कोरिलेशन बनाने, क्योंकि हम लोगों का काम है अब इंजरी मैनेज करना, तो अब एक नॉर्मल वो हो गया, बट वेयर वी कैन रियली हैव एन इम्पैक्ट इसके इंजरी को प्रेडिक्ट करना या उसको प्रिवेंट करना। अगर प्रिवेंट करने के लिए प्रेडिक्ट करना पड़ेगा, तो उसमें जो एक चीज़ बहुत क्लियरली निकल के आई है वो ये है कि आप स्पाइक्स को कंट्रोल करो, कि जितने स्पाइक कम होंगे, तो गोज बैक टू व्हाट यू आर सेइंग कि स्पाइक्स आप तब कंट्रोल कर सकते हो जब आप अपना क्रॉनिक वर्कलोड या अपना रेगुलर वर्कलोड उस लेवल पे मेंटेन कर पाओ कि मैच आपके लिए स्पाइक ना बने, या बॉलिंग स्पेल आपके लिए स्पाइक ना बने। सबसे ज्यादा इंजरी मैच में होती है। मतलब आप मैच खेलते हो, प्रैक्टिस में अगर किसी को पूछो, अगर मेरे को आज 40 इंजरी है, नेट में मेरे को एक आधी कोई होगी, सब तो बाकी मैच में ही है। तो स्पाइक मैच में आएगा। मतलब वही जितनी भी इंजरी होती है नेट में, कभी अनफॉर्चुनेट इंजरी होती है, बॉल लग गई, इम्पैक्ट इंजरी हुई है, मेरे को भी रिप फ्रैक्चर, थंब फ्रैक्चर, ये सब हुआ है प्रैक्टिस के अंदर। पर जो मसल इंजरीज है, और वो मुझे लगता है एक प्रैक्टिस में तो 1 या 2 ही होंगी, ज्यादातर सब मैचेस में, क्योंकि उसमें स्पाइक ज्यादा रहता है। तो आई थिंक वही बात है कि स्पाइक जितना कम होगा उतना ज्यादा कम चांसेस होंगे इंजरीज के। डॉक्टर साहब आपसे बहुत कुछ सीखने को मिला। एक राउंड है हमारा,
उसका नाम है एक्सरे राउंड। एक्सरे करेंगे नहीं, कोई रेडिएशन नहीं होंगी, खाली डीप क्वेश्चंस हैं, फटाफट बताने तेरे को। पापा ने तेरे को बनाया क्रिकेटर, और फिर तूने कहीं और पास ऑन किया वो, और तूने डिसाइड किया कि मैं अब इसको क्रिकेटर बनाऊंगा। हाँ हाँ, राहुल था मतलब दोनों, मैंने अकेले नहीं, मैंने पापा ने दोनों ने ही अपने ही, क्योंकि अच्छा। पहले जब बताया था कि राजस्थान में पोस्टिंग थी मेरे फादर की, हाँ। तो जब वहाँ पापा ने जॉब छोड़ दी, क्योंकि पोस्टिंग साउथ में कहीं होती है, मुझे राजस्थान से खेलना था। जॉब छोड़ के जब हम आगरा शिफ्ट हुए, आगरा होम टाउन है, तो राहुल जब 7-8 साल के था, अच्छा, तो तू हमारे कितने साल का था? मैं तो 6 साल बड़ा हूँ उससे, तो अच्छा। मैं 13-14 का हुआ, हाँ, वो 8 तो साल उस का टाइम था। पे वो चालू थी बॉलिंग उस टाइम पे तेरी। मेरा वो फेज चल रहा था जब मैं हाँ एक्शन चेंज कर रहा था, हाँ मतलब एक ही एक्शन से फेंकने की कोशिश कर रहा था हाँ उस टाइम पे। हाँ तो मैं जेडसी कर चुका था, हाँ। अंडर 15 का ऑलरेडी। अच्छा। तो जेडसी करके ही डायरेक्ट मैं घर पहुंचा था, तब तक हाँ। घर वर सेट था। पापा ने 2 पिचेस बनवा रखी थी, एक ग्रास और एक सीमेंट, अच्छा। घर के आगे। तो जैसे ही हम पहुंचे तो खेलना स्टार्ट किया, तो ये छोटा था, स्कूल जाके आता था, तो ये इसको ये होता मुझे भी क्रिकेट खेलनी है। तो देखा पहले से, वो डिसीजन मेरा था कि इसको लेग स्पिनर लेग बना। बनाना है, क्योंकि मैंने पहले इसको फास्ट बॉलिंग कराई, फिर टेढ़े मेढ़े भाग रहा था। अच्छा। तो मैंने कहा फास्ट बॉलिंग तो तू नहीं कर सकता। फिर बैटिंग कराई, तो बैटिंग में थोड़ा बॉल से डरता था। तो मैंने देख धीरे वो बैट्समैन वाली क्वालिटी भी नहीं है, क्योंकि अगर बॉल से डरते हो तो फिर दिक्कत है। हाँ। तो फिर मैंने कहा तू एक ऑफ स्पिन, तो क्या मैंने देखा ऑफ स्पिन का तो ज़्यादा फ्यूचर है नहीं। फिर मेरे से तो ये तूने 15 साल की उम्र में उसका करियर डिसाइड किया था? हाँ, तो मैं कहा तू लेग स्पिन फेंक के क्या दिखा। बात है। अच्छा। तो उसने लेग स्पिन फेंकी, तो लेग स्पिन हुई इसकी पहली अच्छा। बॉल फेंकी उसने ऐसे करके, तो लेग स्पिन। मैंने कहा तू लेग स्पिन ही तू leg spin एक हाथ से फेंका था। फिर वो उधर से ही लेग स्पिन फेंकना स्टार्ट हो। बाकी फिर पापा ने उसको किया, और जब वो फिर पापा ने लेग स्पिन भी सीखी? नहीं, वो मैंने ज़्यादा सीखी। अच्छा। पापा ने भी सीखी, बट मैं एनसीए वगैरह जाता था, फिर खेलता था ऊपर, तो वहाँ सीख के आता था, फिर उसको बताता था कि अच्छा। ऐसे फेंकनी चाहिए। तो उधर से भी सीख नॉलेज तो हर जगह मिल हाँ रही है, आप ले लो हाँ कहीं से भी। हाँ हाँ, तो अगर बिल्कुल। आप स्पिनर की भी क्लास ले तो मैं खड़ा होकर सुन लेता था कि हाँ चलो ठीक है। अच्छा। हाँ, तो उसको फिर आके बताता कि ऐसे ऐसे फेंकते हैं। फिर पापा ने फिर उसको मतलब ये स्टार्टिंग फेज में मेरा ज़्यादा रोल था, बाद में फेज में पापा का ज़्यादा रोल था स्टार्टिंग। उसके बाद मैं अपने क्रिकेट में ज़्यादा बिजी हो गया, और फिर बढ़िया है कि उसके साथ टेक्निकली कम पापा ज़्यादा इन्वॉल्व हो गए, मैं फिटनेस कर, क्योंकि मैं ट्रेनिंग करता था खुद। उसका ये उस था कि जब वो अंडर 19 तक खेला, या बाद में जब तक वो मेरे साथ ही ट्रेनिंग करता था, तो बहुत फिट था वो। इसलिए उसका जो बॉलिंग का पेस भी है, जब वो फेंकता था तो अच्छे पेस पे फेंकता था, फिटनेस उसकी अच्छी थी। को मेरे साथ वो फास्ट बॉलर वाली ट्रेनिंग करता था हाँ। और मेहनत करता था, तो इसलिए उसका स्टार्टिंग में उसका काफ़ी अच्छा फिटनेस थी। और उसका बैटिंग का डर कैसे निकाला था तूने? बॉलिंग बॉल से जो डरता था उसके लिए। हाँ, वो बॉल डाल के ऐसे नेट से बाहर भाग जाता था। तो फिर एक दिन उसको मैंने कहा कैच, बॉल से डरते था, तो एक दिन नेट में खड़ा किया उसको मैंने, और 40-50 बॉलें थी, बैक टू बैक उसको मारी, और वो डर ही रहा था। तो पीछे का पीठ पे पड़ रही है, मैंने कहा कैच तो करना पड़ेगा, नेट से तो भाग तो सकता नहीं। तो अच्छा। ऐसे करके धीरे धीरे करके फिर वो फील्डर अच्छा हो गया। हाँ पहले चाहे वो मेरे से भी बेटर फील्डर हो गया बाद में, हाँ। कि उसके क्योंकि सेफ हैंड से बड़े हाथ है उसके, तो पकड़ लेता है, तो इवेंचुअली बिकेम ए गुड फील्डर। बट वो पहले स्टार्टिंग में डरता था। अभी तो ऐसे लेता है ट्रेनिंग टिप्स? अभी तो कहाँ ही लेता है वो। अच्छा, अब वो अपना फिगर आउट कर रहा है। अपना बैकग्राउंड करता है। एक सवाल हमेशा मेरे दिमाग में आता है, ये इरफान यूसुफ के लिए भी आता था, और हार्दिक और कृणाल के लिए भी, तेरे और राहुल के लिए भी। जब तुम एक दूसरे को फेस करते हो ऑपोजिट टीम से, तो कैसा महसूस होता है? वो भी ऐसा तो है नहीं कि पहली बार खिलाओ, हम तो जब हम एक एक जगह प्रैक्टिस करते हैं, तो हमेशा मैं और राहुल अगेंस्ट टीम में रहते थे। अच्छा। हाँ ऐसा नहीं है कि क्योंकि 2 टीमें बनानी है, सपोज प्रैक्टिस मैच खेल रहे हैं आपस में, तो 2 टीमें बराबर स्ट्रांग होनी चाहिए ना। हम दोनों एक टीम में हो जाएंगे तो उस टीम स्ट्रांग हो जाएगी। तो बचपन से हम दोनों एक दूसरे अगेंस्ट टीम में रहे, तो ऐसा आईपीएल में खेल के कोई नई बात नहीं है कि हम दोनों अगेंस्ट में खेल रहे हैं। उसने आउट किया तेरे को? हाँ, उसने आउट किया है एक बार, मैंने उसको आउट किया है, उसने भी शायद मेरे को एक बार आउट तो किया है। सेलिब्रेशन कैसे होती है? कुछ नहीं ना, इसमें ये है कि इतना ही होता है कि बस सेलिब्रेशन, तो ज़्यादा एक्स्ट्रा को खुशी नहीं होती कि बहुत तगड़ा विकेट मिल गया। उसके बाद बोलता है तो उसके क्या यार तूने क्या कोई चिढ़ने वाली बात होती है बाद में, या कोई? नहीं, ऐसा कुछ नहीं, क्योंकि ऑब्वियसली प्रोफेशनल है, और कोई ऐसा इम्पैक्टफुल हो भी नहीं रहा कि उसको आउट करके हम मैच जीत जाएंगे, या उसको आउट नहीं किया तो मैच हार जाएंगे। तो वैसा है कि ठीक है,
मैं तो कोशिश रहती है कि लेंथ बॉल फेंको, एक सिंगल कोई ले ले तो बढ़िया ही है, नहीं उल्टा वो छक्का मारने की सोच के आउट हो रहा है, ठीक है भाई जा। And मैं भी उसको छक्का मारने के चक्कर में आउट हुआ, तो भी कहा ठीक है जाओ भैया। सही बात। आई थिंक वो हेल्दी कंपटीशन है, और हम तो ऐसा नहीं है कि हमेशा अगेंस्ट में खेले। हाँ करेक्ट। तो उसने मुझे बहुत बार आउट किया, मैंने उसकी बहुत मार लगाई होगी। जब प्रैक्टिस मैच खेल रहे हैं तो वो होता ही है, तो कुछ नया फीलिंग नहीं होता, इस जस्ट की ठीक है। और योर सिस्टर इज एन एक्टर, हाँ तो उसके साथ कैसा रिलेशन है? बढ़िया एकदम। नहीं बढ़िया तो होगा ही, हाँ मतलब लेकिन उसके साथ वो उसका एडवाइस देती है तेरे को पापा की तरह? तेरे नहीं, को उसके बताती साथ है? थोड़ा हो रहा है कि उसके साथ मैं इतना मतलब इन्वॉल्व नहीं हो पाया चीज़ों में, क्योंकि वो अलग इंडस्ट्री में है, मुंबई में रहती है वो। मेरा आपको पता ही है कि लाइफ बहुत ऊपर नीचे रही है, तो मेरा अपना हमेशा अपना चीज़ें फिगर आउट करने में उसमें रहा है। उसको काफ़ी शिकायत है कि मैंने उसको कम टाइम दिया, बट उसको शायद वो मेरी तरफ आगे देखेगी तो उसको पता लगा कि मैंने तो मेरा एफर्ट करके ज़्यादा टाइम दिया। वो हमेशा रहता है थोड़ा सा, आई थिंक। बाकी हमारा रिलेशन बहुत बढ़िया कि जब भी हम रहते हैं साथ में हमेशा, तो बहुत अच्छे से रहते हैं, और रिस्पेक्ट है। मतलब मैं अगर वो कुछ बोल देगी तो मैं बुरा मानता नहीं हूँ। शायद दो ही लोग हैं जिसका मैं कभी बुरा मानता नहीं, एक तो मेरे फादर हैं और एक मेरी सिस्टर है, जो कभी कुछ बोल दे तो मैं हाँ चलो ठीक है। अब तीसरी जया है, बट उसका फिर भी मैं मान जाता हूँ कई बार बुरा। सही टाइम पे तेरे को जया का नाम नहीं उसका मैं बोला ना उस टाइम पे, फिर भी थोड़ा बहुत कई बार बुरा मान जाता हूँ उसका। बताना पड़ता ना यार, ये ठीक नहीं थी। और जया और मालती अच्छे दोस्त हैं? हाँ वो दोनों बढ़िया दोस्त है। वेरी गुड। कम मिलते हैं ना। इसलिए दोस्ती बरकरार है। वेरी गुड। चलो एक राउंड खेलते हैं, एक्सरे राउंड। नो रेडिएशंस, जस्ट डीप क्वेश्चंस, फटाफट बताना है। वेरी गुड। राउंड खेलते हैं, नो रेडिएशंस, जस्ट फेवरेट आईपीएल मोमेंट सीएसके के साथ या एमआई के साथ? चल फेवरेट आईपीएल मोमेंट बता। फेवरेट आईपीएल मोमेंट मैं कहूँगा फर्स्ट आईपीएल ट्रॉफी, क्योंकि वो फर्स्ट थी, तो आई थिंक वो फर्स्ट हमेशा ट्रॉफी जो उठाई वो आई थिंक रहेगा। आई थिंक आईपीएल मोमेंट तो आई थिंक रहेगा कि हमेशा माही भाई से मिला था सबसे पहले। अच्छा। हाँ मतलब आईपीएल का गिनना है तो, क्योंकि पहले दिन जब उन्होंने मेरे को देखा था तब मैं उस टाइम बैटिंग कर रहा था। अच्छा। 1 डाउन बैटिंग कर रहा था, और 5 बॉल में 6-7 बॉल में 5 छक्के मारे हुए थे मैंने। और मैं उस टाइम भी इंजर्ड ही हुआ था, हैमस्ट्रिंग में भागा और थोड़ा सा हैमस्ट्रिंग में निकल हो गया, तो पूरा आईपीएल खेल नहीं पाया था। अच्छा। बट उन्होंने जब मेरे को पहली बार देखा तो इम्प्रेशन बहुत अच्छा था, और मेरी फॉर मी बहुत बड़ी बात थी। उन्होंने जैसे उन्होंने मेरे से बात की ख़त्म होने के बाद में, और उन्होंने बोला कि, और उन्होंने इंटरव्यूज में भी मेरे बारे में काफ़ी अच्छा बोला। तो आई थिंक वो जो फर्स्ट इंप्रेशन था और फर्स्ट मुलाकात थी माया वैसे, आई थिंक वो बहुत आईपीएल में मेरे को याद रहेगी। उनका काफ़ी बड़ा मेरे ख्याल से अफेक्ट मानता है तू अपने? हाँ 100%, क्योंकि उन्होंने काफ़ी सपोर्ट किया मेरे को। और ऐसा एज अ प्लेयर, जब आपको कोई इतना बड़ा प्लेयर सपोर्ट करता है तो आपको अपने आप में भरोसा ज़्यादा आता है कि यार वो मेरे को सपोर्ट कर रहे हैं, वो बोल रहे हैं कि तू बहुत अच्छा है, तो यार मैं अच्छा हूँ। तो आई थिंक वो मेरे को हमेशा, मतलब वो सबसे बड़ी चीज़ लगी कि उन्होंने मेरे को सपोर्ट किया, उससे मेरा कॉन्फिडेंस बहुत बढ़ा। क्योंकि वो स्किल सेट पर भरोसा करना, और मुझे लगना कि यार मैं आईपीएल में भी अच्छा कर सकता हूँ इन बैट्समैनों को, क्योंकि वहाँ पे सब बड़े प्लेयर्स होते हैं। और सडनली आप डोमेस्टिक से जब आपका ट्रांसफर होता है, आई थिंक डोमेस्टिक से आईपीएल में ट्रांसफर ज़्यादा डिफिकल्ट है आईपीएल से इंटरनेशनल में, क्योंकि आईपीएल में तो आप आईपीएल ऑलरेडी उस लेवल पे जब मैं इंटरनेशनल खेला तो मेरे को बिल्कुल भी नहीं लगा था कि यार मैं यहाँ, क्योंकि उन बैट्समैन को मैं ऑलरेडी आउट कर चुका था आईपीएल में, तो मेरे को डाउट नहीं था। जब आप डोमेस्टिक से आईपीएल जाते हो ना, वो बड़ा मैसिव चेंज होता है कि आप रणजी से खेल रहे हो, फिर आईपीएल में इतने बड़े लोगों के सामने टीवी पे आ रहे हो, सबको देख, सबकी आंखें हैं, सबकी एक्सपेक्टेशन है फैमिली की आपसे अच्छा करना, वो सब पे प्रेशर होता है। वो जब आप जब तक अच्छा नहीं करते ना, 2-3 बार वो आउट अच्छा नहीं कर दोगे, परफॉर्म नहीं कर दोगे, तब तक वो जाता नहीं है। तो आई थिंक वो उसको ईज आउट करने में माही भाई का रोल था कि उन्होंने जब कॉन्फिडेंस दिया तो शायद मैं था उतना कॉन्फिडेंट कि यार कि मैं अच्छा कर सकता हूँ इस लेवल पे। बीच ज़्यादा पसंद है या पहाड़? पहाड़, माउंटेन। जाता मैं बीच जाता हूँ, बीवी को बीच पसंद है तो बीच चले जाती है हर बार। माउंटेन प्रॉब्लम ये है कि कंफर्ट जोन से बाहर रखती है ना वो। नहीं, माउंटेन प्रॉब्लम ये है कि मेरे को माउंटेन्स पसंद है, बट मेरे को मोशन सिकनेस है, तो वहाँ पहुँचने में दिक्कत है। जहाँ फ्लाइट डायरेक्ट जाती है वहीं जा सकता हूँ मैं बस, कि जहाँ से उतरे और पहुँच गए बादलों में तो अलग बात है। वो पहाड़ों में कैसे जाएगा भाई? तो फ्लाइट थोड़ा बहुत आधा घंटा अगर कोई ड्राइव हो, 1 घंटा तो मैक्सिमम कर सकता हूँ। ऐसा 3 घंटा 2.5 4 3 घंटा मैं गाड़ी में जा सकता हूँ, इसलिए बहुत कम जा पाते हैं।
रील्स बहुत अच्छी बनाता है तू। मैं बहुत कम बनाता हूँ रील्स, इंस्टाग्राम पे इतना एक्टिव हो नहीं शादी के बाद से। अच्छा, ये ऐसा बोला गया तेरे को या तू? नहीं, खुद ही मतलब अब कम ही रील्स में नहीं बनाता। सिस्टर एक्टिंग में अच्छा दिखता है तो कभी सोचा है एक्टिंग वगैरह में जाने को? नहीं, एक्टिंग मतलब मैं प्रैक्टिकली सोचता हूँ, एक्टिंग एक्टिंग स्किल है। अच्छा दिखना एक्टर थोड़ी होता है। हाँ। एक्टिंग आनी चाहिए उसके लिए, शायद वो उसके लिए नहीं, आपको मन है वो एक्टिंग, अगर अब प्रैक्टिस सीखेगा तो आ ही जाएगा, आ ही आई थिंक जाएगा। नहीं, मेरे को नहीं है मन। मेरा मन बिजनेस करने का। कौन सी ऐसी चीज है जो जो एक फिजियो टिप हो बिफोर बॉलिंग? क्या करता है बिफोर बॉलिंग? व्हाट इज योर रूटीन बिफोर बॉलिंग? एक टिप ये है कि मुझे लगता है कि जो बॉलर्स गलती करते हैं कि जो टीम वार्म अप होता है उसके बाद ही तुरंत बॉलिंग करने लग जाते हैं। बॉलिंग का वार्म अप करके फिर अगर टॉस खत्म हुआ, जो भी जीते, बॉलिंग हुई, बॉलिंग आती है कि 45 मिनट बाद, या तो आप दोबारा वार्म अप करते हो हाँ, या फिर आप बिना वार्म अप करने चले जाते हो। करेक्ट। आई थिंक वो मुझे लगता है कि बहुत गलत एक वो कल्चर है सब जगह और कि बड़ा पिक्यूलियर है क्रिकेट में। हाँ कि और भाई किसी मतलब sport 1 घंटा पहले ही वार्म अप कर लेंगे, बॉलिंग करके रेडी हो गए। हाँ, भागा दौड़ी करके बॉडी स्ट्रेच करके रख सकते हो, वो आई थिंक गुड है। हाँ, मैं ये करता हूँ, टॉस के बाद ही करता हूँ बॉलिंग। जब पता चले कि भाई टॉस बॉलिंग हो करनी गया, है। टॉस हो गया तो अगर बॉलिंग आई तो फिर मैं अपना उससे पहले मैं रनिंग वनिंग का स्ट्रेचिंग और वार्म अप करके रखता हूँ और वेट करता हूँ टॉस का होने का। फील्डिंग विल्डिंग कर लिया आपने, वो ठीक है। टॉस होते ही अगर आया तो बॉलिंग है तो मैं जाता हूँ ऊपर, कपड़े चेंज करता हूँ, आता हूँ, वार्म अप करता हूँ और मतलब जो भी 10 एक बॉल फेंकने सीधा मैच में जाता हूँ। क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम पहला या दूसरा ओवर फेंक रहा हूँ। पहला ओवर फेंक रहा हूँ तो आपकी जिम्मेदारी है कि टीम मैच का टोन कैसे सेट होगा। उसमें अगर आपकी 1-2 बॉल ऐसे चलेगी कि स्टिफ है तो फिर टोन खराब होगा कि भाई इधर वाइड चलेगी उधर वाइड चलेगी, आप वार्म अप नहीं हो। करेक्ट। तो वो नहीं होना चाहिए। और आई थिंक 1 घंटा पहले वार्म अप करके बैठ जाओ। और सपोज अब आपने वार्म अप कर लिया, अब बॉलिंग आपकी सेकंड है, आपको फिर दोबारा तो बेसिक दोबारा करना पूरा वार्म अप। करेक्ट। आई थिंक एक कुछ चीज छोटी सी है कि लोग अब तो कुछ मेडिकल टर्म्स मैं तेरे को बताऊंगा, मुझे पक्का पता है कि जितना मुझे पता है उनके बारे में उतना ही तुझे पता होगा। नहीं ऐसा कुछ नहीं पता है। हैमस्ट्रिंग स्ट्रेन क्या होते हैं? स्ट्रेन और टेयर तो मेरे को पता नहीं कि स्ट्रेन हाँ, स्ट्रेन। हैमस्ट्रिंग टेयर, चल टेयर बता। हैमस्ट्रिंग टेयर मसल जो है हैमस्ट्रिंग का, उसमें कितने ग्रेड होते हैं इसके? आई थिंक कभी कभी स्ट्रेन से स्टार्ट करते, स्ट्रेन ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3 और ग्रेड 3 और फिर कंप्लीट टेयर, ऐसे होता है ना। वेल डन। कंप्लीट 3 मतलब सर्जरी कि 2 हो गई है तो सर्जरी। अच्छा, 3 तक बच सकते हो आप। ठीक है, ठीक है। कोर एक्टिवेशन क्या होती है? कोर एक्टिवेशन आई थिंक कुछ एक्सरसाइज होती है जिससे आप जो करने से पहले 2-4 एक्सरसाइज होते हैं जो करते हो आप, ताकि आपकी कोर एक्टिवेट हो जाए और जब आप कोई भी एक्सरसाइज करो तो आपकी कोर उसमें एक्टिव रहे, हर एक्सरसाइज को करने में हेल्प करे। क्योंकि अगर आप कोर से एक्सरसाइज नहीं कर रहे हो या कोर, मेरे फादर की कोचिंग में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कोर ही है। अच्छा। वो सिर्फ एक ही चीज़ बोलते हैं, कोर से फेंक या कोर से खेल, क्योंकि बॉडी का सेंटर वही है। और अगर वहाँ से आप चीज़ करते हो तो एफर्ट ज़्यादा कम लगता है। करेक्ट। मतलब अगर कोर से अगर आप बॉलिंग कर रहे हो तो आपका हाथ बेसिकली वो सिंप्लीफाई करके कि अगर आप हाथ से बॉलिंग कर रहे हो तो हाथ धीरे घूमेगा और बॉल ऊपर नीचे गई। अगर आप कोर से कर रहे हो, सिर्फ कोर पे ध्यान रहे तो हाथ तेज घूमेगा और बॉल भी सही करेगी, क्योंकि आप इधर ध्यान दे रहे हो कोर पे। तो मेरे फादर की कोचिंग का जो मेन चीज़ है वो कोर ही है। उसका टेक्निकल एक्सप्लेनेशन ये है कि आप पैर नीचे मार के ग्राउंड से फोर्स जनरेट करते हो, वो जो फोर्स जनरेट होती है वो कोर के थ्रू अपर बॉडी में ट्रांसफर होती है। तो अगर कोर उस टाइम पे एंगेज नहीं है तो वो अपर बॉडी को अपनी फोर्स अलग जनरेट करनी पड़ेगी, जो कि उसके लिए पॉसिबल नहीं है। ये मतलब वो हर चीज में, बैटिंग में भी ऐसे आपको अगर कोर से आप स्टेबल हो तो आपका सर भी नहीं गिरेगा। आपका कोर एक्टिवेट नहीं है तो आपको सर गिरेगा बैटिंग में। अगर एक्टिव हो तो आप सीधे रहोगे। करेक्ट। तो कोर मतलब वो बैटिंग में बॉलिंग शॉट मार रहे हो तो आप अगर कोर से लगा रहे हो तो आपके पावर भी ज्यादा जनरेट होगी छक्का मारने। तो पावर के बारे में बहुत लोग बोलते हैं ना कि पावर, उसकी पावर जनरेशन बहुत है, टाइमिंग कोर बहुत जितना, अच्छी है। जैसे हार्दिक पांड्या है, हाँ करेक्ट। उसकी रिस्ट मेरे से ही पतली है। मैंने अभी देखा। मुझे लगता जनरली जो लंबे छक्के मारते हैं उनकी, जैसे माई बाई की इसलिए लंबे छक्के मारते हैं, उसकी रिस्ट बहुत तगड़ी है। उनके मतलब फोर आर्म्स और रिस्ट स्ट्रांग है, तो जब हेलीकॉप्टर शॉट वगैरह मारते हैं तो वो स्ट्रांग है। हार्दिक पांड्या को मैंने पहली बार देखा, उसकी रिस्ट मेरी तो लगता है मेरी सबसे पतली है, उससे की तो मेरी से ही पतली है। अच्छा। बट वो इतने दूर छक्के मारता है क्योंकि वो स्ट्रांग है, कोर स्ट्रांग है। वो कोर यूज करता है जब भी वो शॉट्स मारता है ना, वो उसकी कोर पूरी एक्टिवेट रहती है और वो शॉट मारते हैं, इसलिए वो इतने दूर छक्के मार पाता है। तो अगर किसी को बैट्समैन को अगर कोर का एग्जांपल देखना है कि कोर से क्या होता है, कोर एक्टिवेटर, शायद वो हार्दिक पांड्या की बैटिंग देखो तो वो इतने लंबे छक्के मारता है। वेरी फैंटास्टिक पॉइंट एक्चुअली। और
हार्दिक पांड्या इज ऑल्सो इज अ नेचुरल एथलीट. वो नेचुरल एबिलिटी वही होती है कि अगर आप नेचुरली अपनी बॉडी की पूरी पावर को, पूरी स्ट्रेंथ को पावर में जनरेट करके उसको एफिशिएंटली कर सकते हो, तो उसका एक्चुअली बहुत बड़ा रोल कोर का होता है वहाँ पे. खाने का कितना शौक है? खाने का ऐसा कुछ बहुत शौक नहीं मेरे को कि मैं तो कुत्तों वाली डाइट पे भी रह सकता हूँ कि एक चीज अच्छी लगी तो मैं महीनों खा सकता हूँ उसको. अगर इससे फायदा होने हो वाला रहा है है तो ये तूने मैं तो आपको बोला था एक दिन. मुझे नहीं लगता हम वो कैमरे में बोल पाएंगे. है मैं तो बोल सकता हूँ क्या बोल है? दे, बोल दे. हाँ मैं तो बोला भी था कि अगर मेरे को बोले कि तुम्हें गोबर खाना है और इससे कोई इंजरी नहीं होगी तो मैं तो वो भी खाने को रेडी हूँ. ये कमिटमेंट है. हाँ ये कमिटमेंट है स्पोर्ट्स को लेके. हाँ. तो मेरे को तो जो मेरे हेल्थ के लिए अच्छा है मैं वही खाता हूँ. हाँ. कि अगर मेरे को बोल दिया डाइटिशियन ने कि ये खाना है तो मैं वही खाऊंगा. अगर वो महीने खा सकता हूँ. अच्छा, तो ऐसा कोई चीट डे वीट डे कुछ नहीं है कि चीट डे कभी ऐसा मैं ऐसा भी नहीं हूँ कि मैं वो शोबाजी वाला भी नहीं करता कि दूसरों गेस्ट घर पे गया नो आई वोंट हैव दिस मैं वैसा भी नहीं. वहाँ का जो बना है मैं खा लेता हूँ कि भाई ऐसा कुछ नहीं हो रहा. अगर एक दिन मैंने खा लिया तो मैं कहीं मोटा हो नहीं जाऊंगा एक दिन में. लोग तो दिखाने करते घर में कुछ भी खाते हैं, बाहर जाते हैं आई विल ओनली हैव वेजिटेबल्स. ऐसे वाले लोग ज्यादा है अपने इंडिया में. मैं तो देखता ही मोटे हैं बट नो आई डोंट ईट दिस. तो आई थिंक वो वाला नहीं हूँ मैं बाहर शायद नहीं दिखाऊँ बट मैं अपनी डाइट को लेकर बहुत स्ट्रिक्ट हूँ. कमबैक, एक तो इंजरी से वापस आना होगा, दूसरा कमबैक, वापस कमबैक इसके बारे में थोड़ी बात तो हम कर चुके हैं. वापस कमबैक अपनी उस पोजीशन को वापस मिलना जिस पोजीशन आपको लगता है कि आप डिजर्व करते हो. तो आपके केस में इंडियन टीम, आईपीएल टीम, तो उसमें फियर रहता है कुछ दिमाग में क्या नहीं हुआ तो, नहीं आया तो? मुझे नहीं रहता. और ऐसा नहीं कि मैं बोल रहा हूँ बिकॉज मैंने आपको पहले बताया था कि मैं 2018 में डेब्यू किया. मेरा वो 6 साल, अच्छा मैं बात एक्चुअली कंप्लीट करने पाया था. जो 6 साल बीच में मैं बहुत एक्शन भी चेंज किया. अब रणजी ट्रॉफी टीम से भी मैं ड्रॉप हुआ जो कि बड़ी बात है कि आप इंडिया खेलने का सोच रहे हो. तो मैं सब जगह बोलता था यार मैं इंडिया खेलूंगा. तो पहले लोगों को लगा कि हाँ खेल सकता है कि जब मेरा डेब्यू इतना अच्छा हो गया कि पहले मैच में 8 विकेट, हाईएस्ट विकेट टेकर, सबको लग रहा था खेलेगा. फिर फेज ऐसा आया कि मैंने जब सब कुछ चेंज कर दिया तो बिल्कुल ही बॉलिंग खराब हो गई. लोगों को लग रहा है और टीम में भी जगह नहीं, मैं डोमेस्टिक में, और कह रहा है इंडिया खेलेगा. तो मैं सबको सब हंसते थे, पीछे से हंसते होंगे, बट वो फेज देखा है मैंने. उसके बाद मैं इंडिया खेला हूँ और बहुत लोग नहीं भी खेल पाते. ज़्यादा लोग हैं जो लोग नहीं खेल पाते कभी इंडिया के लिए. मैंने तो खेला है और अच्छा भी किया है. मेरा जो ड्रॉबैक रहा वो इंजरी से. मैं जब भी बाहर हुआ इंजरी की वजह से बाहर हुआ. कभी मैं अपनी परफॉर्मेंस की वजह से तो बाहर ही नहीं हुआ. करेक्ट. मतलब मेरी आप बॉलिंग की परफॉर्मेंस देखोगे तो बहुत ज़्यादा अच्छी है, प्लस बैटिंग की और भी अच्छी है. जब मैंने बैटिंग आई है मेरी इंडियन टीम में, बॉलिंग आई, तो परफॉर्मेंस से नहीं बाहर हुआ. उसको मेरे को वो है कि इंजरी से बाहर हुआ. अब अगर मैं नहीं खेल पाया मतलब दोबारा इंडिया के लिए तो मुझे वो नहीं हो गया यार. मैं डर है मेरे को कि मैं नहीं, अगर उस टाइम ज़्यादा डर था कि क्या मैं खेल पाऊंगा नहीं खेल पाऊंगा. सेल्फ डाउट थे मेरे को कि क्या मैं उतना अच्छा हूँ, मैं गुड एनफ टू प्ले फॉर इंडिया. वो सेल्फ डाउट उस टाइम थे जब मैं खेला नहीं था. अब तो मैं खेल लिया हूँ, मैंने इतना अच्छा भी किया, तो मुझे वो डाउट है ही नहीं. तो वो डाउट है नहीं तो अब मेरा काम, मुझे पता है क्या करना है. अगर मैं फिट हूँ और कंसिस्टेंटली अच्छा कर रहा हूँ तो कभी ना कभी अपॉर्चुनिटी बनेगी टीम में तो मेरा नंबर आ जाएगा. तो मैं इसलिए उसके बारे में नहीं सोचता और सोचता हूँ कि बस मुझे मेरा फिट रहना है और मुझे अपना जो टॉप लेवल है बॉलिंग का उसके आसपास रहना है. तो जिस दिन टीम में रिक्वायरमेंट होगी तब नंबर आएगा. क्योंकि जब आप इंजर्ड होते हो तो आपकी जगह कोई ना कोई खेल रहा होता है. मैंने भी किसी को रिप्लेस ऐसे ही किया था. जब मैं खिला था तो कोई इंजर्ड हुआ था, मुझे मौका मिला तो मैंने अच्छा किया, वो बंदा बाहर हो गया. फिर जब तक मैं खेला था तो वो नहीं खेल पाया. जब मैं इंजर्ड हुआ तो फिर दूसरा कोई आया तो अब वो अच्छा कर रहा है. अब मेरे को दोबारा चांस कब मिलेगा, या तो वो इंजर्ड हो जाए, वो मैं सोच सकता है कि भाई वो इंजर्ड हो जाए. अगर मैं ऐसा सोचूंगा तो फिर यूनिवर्स भी है, कर्मा भी है, अगर वो फिर आपको ऊपर ही आएगा. तो मेरा काम क्या है कि मुझे फिट रहना. कोई इंजर्ड होगा या कोई खराब करेगा या वो उस टाइप के प्लेयर की रिक्वायरमेंट होगी टीम में तो मेरा नंबर आएगा. मेरे चाहने से तो आ नहीं सकता. वो जब बनेगी सिचुएशन तब आएगा. मेरा काम सिर्फ इतना है कि मुझे फिट रहना है. तो मैं उस पर हूँ कि मैं अभी पिछले टचवुड 1 साल से बढ़िया ट्रेनिंग कर रहा हूँ, बढ़िया फिटनेस चल रही है, परफॉर्मेंस भी अच्छी हो रही है. डोमेस्टिक सीजन पूरा खेला, आईपीएल भी पूरा खेला इस साल. एक मैच मिस किया बस. अभी वापस मैं अभी ट्रेनिंग कर रहा हूँ, अभी अच्छे पोजीशन में हूँ. तो कमबैक आपके हाथ में नहीं होता है कि आप चाह के मैं कर लूँ, वो ऐसा पॉसिबल नहीं. आपको अपना काम करते रहो, जिस दिन नंबर आएगा. अब
उस दिन आपको पता भी नहीं चलेगा आपका नंबर आ गया टीम में। और उस दिन आप तैयार रहने चाहिए। उस दिन आप तैयार रहने चाहिए, क्योंकि जब आ जाए तो फिर आपको ये होना चाहिए कि अब मैं यहाँ से नहीं लूंगा जब तक वापस कोई इंजरी नहीं होती। हाँ, मतलब जो अपने हाथ में है वो। हाँ, परफॉर्मेंस वाइज अब मुझे यहाँ से वो हिला नहीं सकता। तो मैं जब भी इंडियन टीम में जितने मैच खेला तो हमेशा ये सोच खेलता ये मेरा आखिरी मैच है और मुझे उस तरीके से खेलना है, 110% देना है। और उसके बाद रिजल्ट कुछ भी हो, ऐसे नहीं कि मैं लेजी खेल लिया कुछ, आखिरी मैच खेल के खेलता था मैं। और अब भी जब भी मौका मिले तब भी वैसे ही खेलूंगा। बट मुझे लगता है कि मैं करूँगा, आएगा एक फेज और आएगा जहाँ पे मुझे ऊपर वाला सपोर्ट करेगा और मैं और अच्छा करूँगा। 100%। इनफैक्ट मैं क्रिकेट के लिए प्यूरिस्ट हूँ। मुझे लगता है कि टेस्ट क्रिकेट एक बहुत बड़ी चीज़ है और तुझसे पर्सनली मुझे बहुत लगाव है। तो तुझे क्या तू कहाँ देखता है अपने आप को टेस्ट क्रिकेट के रिलेशन में? मैं भैया, मुझे लगता है कि मैं हर फॉर्मेट में अच्छा कर सकता हूँ। सिंपल स्किल है वो, बैटिंग बॉलिंग दोनों से कंट्रीब्यूट करता है। जहाँ T20 हो गया, वनडे हो गया, टेस्ट क्रिकेट हो गया, जहाँ मुझे मौका मिलेगा खेलने का मैं वहाँ खेलूंगा। और जब भी खेलूंगा जीतने के लिए मतलब पूरा एफर्ट रहेगा कि मैं जिता पाऊँ टीम को। तो ऑब्वियसली हर आदमी का सपना होता है कि उसका टेस्ट कैप हो, क्योंकि टेस्ट कैप हर एथलीट के लिए मतलब ड्रीम वो होता है कि टेस्ट कैप हो। मेरे पास वो नहीं है। हाँ, मेरा वनडे T20 खेला हूँ मैं। तो एक टेस्ट कैप मेरा भी ड्रीम है कि मैं खेलूँ कोई वो। मैं चाहता हूँ अपने आप को टेस्ट करना कि क्योंकि मैं जब भी डोमेस्टिक खेला हूँ तो मैंने अच्छा किया है। रणजी ट्रॉफी मतलब टेस्ट मैच में डोमेस्टिक में खेला हूँ तो वहाँ हमेशा मैंने अच्छा किया है 17 साल की उम्र से। करेक्ट, एग्जैक्टली, दैट्स एग्जैक्टली द पॉइंट, राइट? हाँ, तो ऐसा नहीं है तेरा कि जो ओरिजिनल क्या मतलब जो पहला दीपक चार का वर्जन था, हाँ, तो वो तो तूने मैजिक क्रिएट किया था लाल बॉल से था। तो वो भी टेस्ट करना चाहूंगा इंटरनेशनल में कि मैं कितना अफेक्ट, क्योंकि मेरी उसमें भी स्किल अच्छी है। मैं स्टार्टिंग में जब 2018 में IPL खेला उसके बाद 7 साल मुझे लोग रेड बॉल के बॉलर बोलते थे। ये तो रेड बॉल का बॉलर है, व्हाइट का है नहीं। करेक्ट। अब मुझे बोलते हैं व्हाइट का बॉलर रेड करनी है। तो मैं अपना कहते मतलब मैं तो कॉम्प्लीमेंट लेता हूँ कि भाई पहले कहते थे लाल का है, अब कहते सफ़ेद का है। तो मैंने भी सीखा है, लर्न किया है साथ में। तो अब ये है कि मैं चाहता हूँ कि वो मेरी स्किल एक टेस्ट करना है इंटरनेशनल लेवल पे कि मैं वहाँ पे भी उतना अच्छा कर पाऊँ। होपफुली कभी मौका मिलेगा। बहुत क्लोज था मैं 1-2 बार मौका मिलने के, एक बार साउथ अफ्रीका में और भी। तो शायद हो सकता है आगे फ्यूचर में मेरे को मौका मिले तो मैं इम्प्रूव कर पाऊँ। तू बहुत यंग है अभी, बहुत फिट है और तेरे पास बहुत टाइम है। तो आई एम श्योर कि नेक्स्ट टाइम हम बात करेंगे उससे पहले तो कैप टेस्ट मैच तो बनती है अपने जारी है मेहनत, बाकी अपॉर्चुनिटी बनेगी। हाँ, कभी टीम में रिक्वायरमेंट होगी हाँ, तो खेलेंगे जरूर। अपन रेडी है। अपन रेडी। अगर एक मैसेज देना हो एक यंग एथलीट को, चाहे वो क्रिकेटर हो चाहे किसी और स्पोर्ट से हो, तो वो एक मैसेज क्या रहेगा दीपक चार से? आई थिंक एक से तो काम चलेगा नहीं कि किसी एक ही मैसेज है कि कोई भी। बट मैंने जिस मंत्रा से अपनी लाइफ जी वो ये था और आज भी वैसे ही करता हूँ कि आपको जो भी अचीव करना है लाइफ में, आप एंड ऑफ द डे बैठ के ये रिग्रेट नहीं करना कि मैंने ये कर लेता तो ये हो जाता। इसलिए मैंने इतनी मेहनत करी कि मैं दिन में 12 घंटा मेहनत करता था। तो आज मैं बैठ के अगर चलो खेल लिया इंडिया जो हो गया, अगर नहीं भी खेलता तो मैं रिग्रेट नहीं करता कि यार मैं और कुछ कर लेता या तो मैं सक्सेसफुल हो जाता। तो आई थिंक आप जब डेली उठते हो और शाम को सोते हो तब तो ये डेली से स्टार्ट होता है। ऐसा नहीं ये डेली से स्टार्ट होता है, फिर 4 महीने होता है, फिर साल में होता है। ये शायद अंडर 15 में NC में भी सिखाया जाता है कि आपके गोल होते हैं, डेली गोल, फिर एक सीजनल गोल और लाइफ टाइम गोल, ये होता है। तो ये अगर आप जब डेली उठ रहे हो तो आप सुबह उठ के और लास्ट को जब रात को सो तो आप में वो सेटिस्फैक्शन हो जानी चाहिए कि आज मैं अपने जो भी इवन स्पोर्ट या कोई भी लाइफ में कर रहा हो, जो भी आप ड्रीम करते हो, क्या मैंने उतना एफर्ट किया कि आज मैं सेटिस्फाइड हूँ अपनी मेहनत से। आपको जवाब खुद ही मिलेगा। अगर आप डेली सेटिस्फाई हो रहे हो तो आप 100% अचीव कर रहे हो अपना गोल। अगर आप आधे दिन हो रहे हो तो मुश्किल है। और कभी कभी अगर आप पहली बात तो कोई भी आदमी अपने आप से झूठ नहीं बोल सकता कि यार मैं अरे हाँ यार थोड़ा सा आज मैंने वो लड़कों के साथ तफरी कम करने जाता तो बेटर रहता, सबको पता होता है। तो आई थिंक वो मेरा मंत्र हमेशा से यही था कि मैं एंड ऑफ द डे अपनी लाइफ में कभी बैठ के ये रिग्रेट नहीं करूँगा कि मैं अगर ये कर लेता तो शायद मैं ऐसा हो जाता। तो मेरा मंत्र तो वो था। अगर आपके दिमाग में है कि मुझे कुछ भी बनना है
तो आप रात को सोने से पहले एक बार सोच लो कि क्या मैंने पूरे दिन भर में उतनी एफर्ट किया उस गोल को अचीव करने के लिए, अगर किया तो कल मुझे क्या करना है। एक बार वो 5 मिनट का थॉट दे के सोओगे तो आई थिंक वो एक बहुत बड़ी बात है जो मैं करता हूँ। दीपक, बहुत मजा आया कल मुझे क्या करना है। Thank you so much for watching and for listening to the entire conversation. If you've enjoyed it, please like it, subscribe and share. In the comment section, let us know what you liked a lot, what you didn't like so much, which guests you would like to see on our show. Some of the stories that couldn't become a part of this podcast are there on my Instagram handle. Do check them out. Thank you. Have a great day.